हेलो एवरीवन, इसमें हूँ भागीरथ गिरी और इस वीडियो में मैं आपको इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ सीएसएस का। मैं आपको समझाऊंगा कि सीएसएस क्या है और हम लोग जो दो चीजें डिस्कस करने वाले हैं वो होगा कि सीएसएस क्या है और टाइप्स ऑफ सीएसएस कितने टाइप की सीएसएस होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि सीएसएस क्या है। अब सीएसएस आपने काफी बार वर्ड सुना होगा। ये सीएसएस जो है वो कैस्केडिंग स्टाइल सीट नाम से जानी जाती है। अगर सीएसएस का फुल फॉर्म देखो तो कैस्केडिंग स्टाइल सीट है। और सीएसएस काम किस लिए आती है? सीएसएस काम आती है आपके पेज को या आपकी वेबसाइट को ब्यूटीफाई करने के लिए। आपने पिछले वीडियोस देखे हैं, आपने एचटीएमएल पढ़ रखा है, जिसमें आपको पता है कि एचटीएमएल अकेला क्या करता है, आपके वेब पेज को एक स्ट्रक्चर दे सकता है। वेब पेज पर कुछ ब्लॉक्स बना सकता है, कुछ जगह रिजर्व कर सकता है, कुछ कंटेंट आप लिखवा सकते हो, बट आप उससे ब्यूटीफाई नहीं कर सकते, अच्छा दिखा नहीं सकते, कंटेंट को कलरफुल नहीं दिखा सकते, बाउंड्रीज नहीं दिखा सकते। इमेजेस आपको लगानी है तो इमेज लग तो जाएगी HTML के थ्रू, बट उस इमेज की भी अगर बाउंड्री लगानी है, उस इमेज को भी अगर ब्यूटीफुली आपको रिप्रेजेंट करना है, वो सारी चीजें अकेला HTML नहीं कर सकता। तो उस केस में आपको किसकी जरूरत पड़ती है? आपको जरूरत पड़ती है CSS की। तो CSS क्या करता है? HTML एलिमेंट स्क्रीन पर कैसे दिखने वाले हैं वो डिफाइन करता है CSS। और क्या क्या करता है? CSS एक ही बार में मल्टीपल लेआउट्स को कवर कर सकता है। अब इसको कैसे समझना है? जैसे आप देखो कि आपकी वेबसाइट है, उस पर बहुत सारे पेजेस हैं। वेबसाइट मीन्स मल्टीपल पेजेस को मिलाकर बनी हुई। हर पेज पर आपने सेम टाइप का कुछ कंटेंट रखा हुआ है। सपोज आपने एक बॉक्स बनाया है जिसमें रेड कलर आना है, वो हर पेज पर आएगा। तो आप एक बार CSS उसकी बनाओगे, मतलब एक बार कैस्केडिंग स्टाइल सीट के आप प्रॉपर्टीज डिफाइन करोगे और वो पूरी की पूरी वेबसाइट में आपके लग जाएगी, पूरी की पूरी वेबसाइट में हर जगह पर इंप्लीमेंट हो जाएगी। तो जिस तरह के आपके HTML में टैग्स होते हैं, उस तरीके से CSS में हमारे पास क्या होती है? प्रॉपर्टीज होती है। उन प्रॉपर्टीज की कुछ वैल्यू होती है, वो आगे आने वाले फर्दर वीडियोस में मैं आपको समझाऊंगा। CSS की प्रॉपर्टीज भी बताऊंगा और मैं साथ साथ में आपको उनको HTML टैग्स में यूज करके भी बताऊंगा, तो आपको रिलेटेबल ज्यादा इजीली समझ में आएगा। अब हम लोग समझते हैं कि ये CSS जो होती है वो कितने टाइप की होती है। ये जो टाइप्स हैं वो पेज के रिलेटेड है। ये हम जो टाइप्स देख रहे हैं वो पेज के तरफ से देख रहे हैं, मतलब एक पेज के लिए कितने टाइप की CSS हो सकती है। सबसे पहली हो सकती है इंटरनल CSS। इंटरनल CSS क्या होती है? उस पेज के अंदर ही, जैसे आपका एक HTML का पेज है और उस पेज में ही CSS लगी हुई है, तो वो क्या कहलाएगी? इंटरनल CSS कहलाएगी। मतलब उस पेज के हेड पोर्शन में आपको एक टैग का यूज करना होता है, वो मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा टैग का यूज करना है। और उस टैग के अंदर जब आप CSS की प्रॉपर्टीज मेंशन करते हो तो वो क्या कहलाती है? इंटरनल CSS कहलाती है। अगला हम लोग देखते हैं एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS मतलब ऐसी CSS, या आप समझ लो ऐसी प्रॉपर्टीज जो ना पेज पर लगी हुई है और ना पेज के अंदर कहीं लगी हुई है। वो कहाँ लगी हुई है? किसी और पेज पर। आपने जो प्रॉपर्टीज डिफाइन किए, जो प्रॉपर्टीज के बारे में आपने बताया है, कौन सा कलर होना चाहिए, कैसे डिजाइन होनी चाहिए, वो सारी चीजें आपने किसी एक एक्सटर्नल पेज पे बना रखी है और उस पेज को आपने लिंक करवा रखा है अपने HTML पेज से। यानी CSS का एक अलग पेज, HTML का एक अलग पेज, और दोनों एक दूसरे से लिंक होते हैं। उसके लिए भी हम लोग हेड पोर्शन में एक टैग का यूज करते हैं। मैंने जैसे लिंक कहा, तो लिंक टैग होता है जो इन दोनों को लिंक करवाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो होती है इनलाइन CSS। इनलाइन CSS क्या करती है? इनलाइन CSS हर एलिमेंट की अपनी पर्सनल होती है। मतलब जैसे आप एलिमेंट के एट्रीब्यूट्स लिखते हो, अगर मैं बात करूं इनपुट की, तो इनपुट में टाइप नाम का एक एट्रीब्यूट होगा और उसमें कुछ वैल्यू होगी। उसी तरीके से आप किसी भी एलिमेंट के अंदर उसकी पर्सनल कुछ CSS लगाना चाहते हो, उसकी अपनी कुछ CSS इंप्लीमेंट करना चाहते हो, तब आपको यूज करनी पड़ती है इनलाइन CSS। मतलब वो लाइन के अंदर ही लिखी गई है। तो ये हमने जो CSS देखी वो पेज रिलेटेड CSS है। CSS के टाइप्स जो है वो कैटेगराइज्ड नहीं है। ये पेज के व्यू से हम लोग देख रहे हैं कि एक पेज के लिए इंटरनल हो सकती है, मतलब उसके ऊपर खुद के ऊपर लगी हुई। एक्सटर्नल मतलब कहीं और से आती हुई। और इनलाइन मतलब उस पेज में ही कहीं पर किसी टैग में लगी हुई। तो ये तीन टाइप की CSS होती है और इसमें से हम लोग तीनों टाइप की CSS आगे आने वाले फर्दर वीडियोस में देखेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि CSS काम कैसे करती है। पिछले वीडियो में हमने जो देखा कि CSS क्या होती है, कितने टाइप की होती है, उसमें मैं आपको समझाने वाला हूँ कि CSS एक्चुअली काम कैसे करती है। और इस वीडियो में हम लोग दो तरीके की CSS के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली होगी हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल, ये दो CSS। इनलाइन CSS के अंदर जो वर्किंग होती है वो मैं इस वीडियो में आपको नहीं दिखा रहा। इस वीडियो में मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि एक्सटर्नल CSS या इंटरनल CSS की जो वर्किंग होती है, यानी CSS किसी टैग पे लगेगा तो टैग को कैसे पता चलेगा कि कौन सी CSS लग रही है, या आपने CSS की जो प्रॉपर्टीज लगा रखी है उनको कैसे पता चलेगा कि कौन से टैग पर जाके लगना। वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर।
तो दो चीजें मैं आपको बताऊंगा कि जो सिलेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं। सबसे पहले हम लोगों को ये देखना है कि सिलेक्टर्स क्या होते हैं। तो सीएसएस के कुछ सिलेक्टर्स होते हैं। अब सिलेक्टर्स को आप कुछ इस तरीके से समझो कि कोई एक बंदा है जो जाके किसी एलिमेंट के ऊपर अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। मतलब उस एलिमेंट को पता है कि अगर मुझे कुछ काम करवाना है तो मुझे उस बंदे को, या आप समझ लीजिए कि दो लोग हैं, उनमें से ये वाला जो बंदा है उसको पता है कि मुझे कुछ काम कराना है तो इसके पास जाना होगा। तो ये क्या हो गया, इसका एक तरीके का सिलेक्टर हो गया। मतलब हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं किसी एलिमेंट को, किसी टैग को सिलेक्ट कर रहे हैं यूजिंग द सीएसएस सिलेक्टर। आगे जैसे जैसे आपको समझाऊंगा और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। दो मेन सिलेक्टर्स होते हैं हमारे सीएसएस के अंदर। जो सबसे पहला सिलेक्टर है वो है आपकी क्लास, जो आप ऊपर लिखी हुई देख रहे हो ये वाला है क्लास। और क्लास जो सिलेक्टर है अब वो कैसे लगाई जाती है, डॉट से, यानी डॉट और आपको एक क्लास का नाम लिखना होता है। ये मैं आपको अभी प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करवा के दिखाऊंगा। तो डॉट और उस क्लास का नाम जो आप रखना चाहो वो रख सकते हो। जैसे आपने यहाँ एग्जाम्पल में देखा डॉट इंट्रो, तो ये क्या बनाएगा, सीएसएस की एक क्लास बनाएगा। पहला सिलेक्टर, सिलेक्ट ऑल द एलिमेंट्स विद क्लास इंट्रो। एक क्लास नाम का एट्रीब्यूट होता है, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। जिन जिन एलिमेंट्स के अंदर क्लास इक्वल्स टू इंट्रो लिखा होगा उन सभी पे इंट्रो वाली सीएसएस एक साथ इंप्लीमेंट हो जाती है। उन सभी पे एक साथ इंप्लीमेंट हो जाती है। फिर बात करते हैं हम लोग आईडी की। क्लास के बाद आती है आईडी। क्लास को बनाने के लिए आपको डॉट का यूज करना होता है और आईडी को बनाने के लिए आपको हैज का यूज करना पड़ता है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो। हैज फर्स्ट नेम, इसका मतलब क्या हो गया, ये एक सिलेक्टर हो गया एक टाइप का। अब जहां पर भी जिस भी एलिमेंट में एट्रीब्यूट आईडी इज इक्वल टू फर्स्ट नेम लिखा होगा, एट्रीब्यूट आईडी इज इक्वल टू फर्स्ट नेम लिखा होगा, वहां पर आईडी के अंदर जो जो प्रॉपर्टीज आपने लगा रखी है वो इंप्लीमेंट। तो ये दो चीजें आपको समझ में आ गई। एक और चीज हमको समझनी है कि डिक्लेयर और डिफाइन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो ऊपर सिंटेक्स में लिखा हुआ है कि किसी क्लास को डिफाइन करने के लिए आपको क्या करना होता है, डॉट उस क्लास का नेम और इस तरीके से उस क्लास की बॉडी और बीच में सीएसएस की डेफिनेशन यानी सीएसएस की प्रॉपर्टीज। और एग्जाम्पल भी आप देख सकते हो, जैसे मैंने लिखा है डॉट माई क्लास और उसके अंदर मैं सीएसएस की डेफिनेशन देने वाला हूँ। तो क्लास को डिफाइन करने के लिए आपको डॉट का यूज करना है। डॉट ऑपरेटर क्या करेगा, क्लास डिफाइन करवाएगा। और आईडी को अगर डिफाइन करना है, आईडी को डिफाइन करने के लिए आपको हैज का यूज करना पड़ता है। हैज आईडी नेम, हैज लगाया आईडी नेम, बॉडी दी कर्ली ब्रेसेस से और बीच में आपने मेंशन कर दी डेफिनेशन। एग्जाम्पल में देखते हैं तो हैज माई आईडी, यानी मैं कुछ भी आईडी रखना चाहता हूँ, फर्स्ट नेम जैसे आपने देखा, सपोज मैं रखना चाहता हूँ आईडी भी रखना चाहता हूँ तो रख सकता हूँ। कुछ भी रखना हो, जो भी आपको रखना हो। यूजर डिफाइंड का मतलब क्या होता है, यूजर रखेगा, कुछ भी रख सकता है। तो आपको क्या करना है, हैज, और जैसे ही आप हैज लिखोगे आपके कंपाइलर को यानी आपके ब्राउजर को पता चल जाएगा कि इट इज अ आईडी। तब आईडी और क्लास के अंदर क्या फर्क है, कैसे कॉल करवाया जाता है वो भी समझ लेते हैं हम लोग। सबसे पहले आपको नोट करना है क्लास के बारे में। क्लास क्या होती है, मल्टीपल टाइम्स आप यूज कर सकते हो। एक ही क्लास मल्टीपल टाइम्स यूज की जा सकती है। और जितनी बार भी, मल्टीपल टाइम्स मतलब आपके पेज में आप जितनी बार चाहो उस क्लास को यूज कर सकते हो। जैसे मैंने डॉट क्लास बनाया, डॉट माई क्लास बनाया, डॉट बटन बनाया, डॉट बटन या डॉट बॉक्स नाम की क्लास बनाई, कुछ भी बनाई, आप मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हो। जैसे आप यहाँ देख रहे हो डॉट माई क्लास। क्लास को कॉल करवाने का तरीका भी आपको समझ लेना। यहाँ पर एक डिव के अंदर जहां पर उसकी ओपनिंग है वहां पर एक क्लास नाम का एट्रीब्यूट और उसके इक्वल्स टू में क्या रखी है हमने, उस क्लास का नाम। आ, सिर्फ डिव की बात नहीं है, कोई भी एलिमेंट की बात हो सकती है। यहाँ पर H3 की बात करें, H3 के अंदर क्लास और इक्वल्स टू में उस क्लास का नाम जो आप सीएसएस से कॉल करवाना चाहते हो, सीएसएस से इंपोर्ट करवाना चाहते हो। तो ये हो गया क्लास को कॉल करवाना। तो इस तरीके से आप क्लास कॉल करवा सकते हो। अब डिव को सॉरी जब आईडी को जब कॉल करवाना होता है तब आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहली चीज ध्यान रखनी है कि आईडी इज अ यूनिक थिंग। आईडी को सिर्फ एक बार यूज करोगे, क्लास मल्टीपल टाइम्स यूज करोगे, आईडी सिर्फ एक बार यूज करोगे। पूरे पेज पर आईडी एक ही बार होनी चाहिए, नहीं होगी तो आपको एरर दिखाएगा कंसोल के अंदर, आपका ब्राउजर एरर शो कर देता है, क्योंकि ब्राउजर को क्या पता है कि एक ही आईडी होनी चाहिए। अब आईडी को कॉल करवाने का तरीका क्या है, जैसे क्लास को कॉल कराने के लिए क्लास एट्रीब्यूट और वैल्यू, आईडी को कॉल कराने के लिए आईडी एट्रीब्यूट और वैल्यू। आप देख सकते हो ये आईडी एट्रीब्यूट और ये हो गई इसकी वैल्यू। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, ये सारी चीजें हम इंप्लीमेंट करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ सीएसएस प्रॉपर्टीज और उसी के साथ मैं आपको बताऊंगा कि इंटरनल सीएसएस पे आप कैसे काम कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि इंटरनल सीएसएस कैसे लगाई जाती है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इंटरनल सीएसएस क्या होती है, और उसी के साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि जो हमारी सीएसएस है
उसके अंदर दो टाइप के सिलेक्टर्स होते हैं, पहला आपका क्लास होती है और दूसरी आपकी आईडी होती है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो उसमें देख लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं आपको समझाता हूँ कि मैं कौन कौन से प्रॉपर्टीज डिस्कस करने वाला हूँ, और उसके बाद मैं आपको उसको इंटरनल सीएसएस में लगाकर सीधा समझाना शुरू करूंगा। तो मैं आपको जो जो प्रॉपर्टीज बताने वाला हूँ यहाँ पर मैंने लिख रखी है। सबसे पहली प्रॉपर्टी होगी विड्थ नाम की प्रॉपर्टी। विड्थ नाम की जो प्रॉपर्टी है वो क्या करेगी, आपके एचटीएमएल एलिमेंट को कुछ विड्थ देने के लिए काम आएगी, और उसमें आप परसेंटेज या पिक्सल मेंशन कर सकते हो, जैसे 10 पिक्सल, 20 पिक्सल, 20%, इस तरीके से आप मेंशन कर सकते हो। फिर हमारे पास हाइट। हाइट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, अपने एचटीएमएल एलिमेंट को कुछ हाइट देनी है, विड्थ देनी है तो विड्थ, हाइट देनी है तो हाइट, और उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, पिक्सल और परसेंटेज में ही मेंशन कर सकते हो। फिर उस एचटीएमएल एलिमेंट का कुछ बैकग्राउंड कलर रखना है, तो बैकग्राउंड कलर भी आप रख सकते हो बैकग्राउंड कलर नाम के प्रॉपर्टीज से। कैसे इंप्लीमेंट करनी है मैं आपको सिखाऊंगा। फिलहाल हम लोग प्रॉपर्टी के नाम देख रहे हैं, और प्रॉपर्टी में आपको क्या मेंशन करना होता है, या तो कलर कोड मेंशन कर दो या कलर का नाम मेंशन कर दो। और फिर एट द एंड हम लोग सीखेंगे फ्लोट नाम की प्रॉपर्टी क्या काम करती है। फ्लोट नाम की जो प्रॉपर्टी होती है, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया है कि डिव जो होती है वो ऐसे क्या करती है, एक सेक्शन लेती है, और ये जो पूरा डिव एक पूरी की पूरी रो लेती है, उसको अगर आप रो को कॉलम्स में डिवाइड करना चाहते हो, अगर आपको डिव जो है वो रो ले रही है और उसको आप कॉलम बनाना चाहते हो, तो आपको फ्लोट यूज करना पड़ता है। कैसे काम आएगी मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ, जो पहले मैंने एक डिव नाम का फाइल बनाई थी, उस डिव नाम की फाइल के अंदर मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, पूरी की पूरी डिव बनी हुई मेरी। तो आपको बेसिक से डिव का एक स्ट्रक्चर दिखेगा, और फिर उसको मैं थोड़ा एडवांस तक लेके जाऊंगा। बेसिक डिव का स्ट्रक्चर, और फिर थोड़ा उसको एडवांस करेंगे हम लोग। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि फिलहाल ये कुछ इस तरीके का मेरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसके अंदर मैं दो चीजें और लगा देता हूँ। सबसे पहले मेरी मेन डिव है, उसके अंदर उसकी पेरेंट डिव है, तो इसको मैं यहाँ से नाम देते हुए चलता हूँ। तो पेरेंट रो 1, ये हो गई पेरेंट रो 1। और ये जो है मेरा अंदर, इसको मैं कॉलम बनाना चाहता हूँ। क्या बनाना चाहता हूँ, कॉलम बनाना चाहता हूँ। तो मैं इसको कॉल 1 दे देता हूँ नाम, और जो सेकंड वाला है उसको मैं कॉलम 2 बनाना चाहता हूँ, कॉल 2 नाम दे देता हूँ। ये हो जाएगा मेरा कॉल 2। ये मैं क्या कर रहा हूँ, कमेंटिंग से नाम दे रहा हूँ। और सेम एज इट इज मैं एक और चाहता हूँ कि मेरा होम अबाउट और कुछ इस तरीके से मेरा डिजाइन दिखे। तो मैं आपको बताऊंगा कि डिजाइन में कैसा दिखाना चाहता हूँ। जैसे जैसे हमारा डिजाइन बनेगा, एक बार मैं आपको पेंट में बना के दिखा देता हूँ डिजाइन, कि मैं किस तरीके का डिजाइन चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कुछ इस तरीके का डिजाइन बने। ये हो गया मेरा, और यहाँ से एक सेक्शन हम लोग बांट देते हैं। ये हो गया, और फिर क्या करना है मुझे, इधर से एक और बांट देना है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे 4 बॉक्सेस बन जाए मेरे पास, इस तरीके के 4 बॉक्सेस बन जाए। 4 बॉक्सेस बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बड़ी डिव, उसके अंदर 2 छोटी डिव्स, तो 3 डिव्स हो गई। और पहली वाली छोटी वाली डिव्स में, पहली वाली रो में 2 कॉलम्स, तो कितनी हो गई आपके पास, 3 और 2 5 डिव्स हो गई। और नीचे वाली एक रो के अंदर 2 और कॉलम। इस तरीके से हमको कितनी डिव्स यूज करनी पड़ेगी, 7 डिव्स का यूज करना पड़ेगा। ये मैं बनाना चाहता हूँ। और इसको बनाने के लिए मैंने देख लिया, अभी पहली डिव, दूसरी डिव, तीसरी डिव, चौथी डिव, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ, 7 डिव्स यूज किए, और ये पेरेंट 2 हो जाएगा, पेरेंट रो 2 हो जाएगा। तो ये तो हो गया मेरा डिव का स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर कुछ चेंजेस कर देता हूँ, गैलरी और कॉन्टैक्ट। एक बार दिखाता हूँ मैं आपको कैसा दिख रहा है। फिलहाल ये इस तरीके का दिख रहा है, मतलब नो बॉर्डर्स, और ना मेरे पास कोई बॉक्स के शेप में आया, कुछ भी नहीं दिख रहा है, जस्ट आपको इस तरीके का ये दिख रहा है। अब मैं इसको क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये पहली बात तो इस तरीके का एक बॉक्स बने और उसके अंदर ये चारों है। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम लोगों को कुछ सीएसएस इंप्लीमेंट करने की। डिव जो अकेली होती है वो कभी भी स्ट्रक्चर ब्यूटीफुल नहीं बना सकती, कभी भी वो अकेले ही ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर नहीं बना सकती। जैसे मैं आपको WSQ Tech की वेबसाइट पर दिखाऊं, इस पे काफी सारे डिव्स हैं, और डिव्स के अंदर सीएसएस यूज किए, इसीलिए इसका स्ट्रक्चर जो है वो ब्यूटीफुल बन पाया है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इंटरनल सीएसएस का यूज करने वाले हैं। अब जो मेन टॉपिक है वो है इंटरनल सीएसएस कैसे लगाते हैं। इंटरनल सीएसएस क्या होती है, जो पेज के ऊपर लगी होती है, उसको लगाने के लिए आपको हेड के अंदर स्टाइल नाम के टैग का यूज करना पड़ता है। ये हो गया हेड के अंदर स्टाइल नाम का टैग, और इक्वल्स टू में टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट स्लैश सीएसएस लिखा हुआ है, ये नहीं होगा तो भी आपका काम चल जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर स्टाइल नाम का जो टैग है वो हमको सीएसएस की प्रॉपर्टीज मेंशन करने के लिए एक एरिया प्रोवाइड कर रहा है। इसके अंदर आपको सीएसएस की प्रॉपर्टीज मेंशन करनी है। तो हेड टैग के अंदर स्टाइल नाम का टैग, तो उसके अंदर सीएसएस की प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले मैं मेन डिव को कुछ शेप दूंगा, कुछ तरीके से मेन डिव को बनाऊंगा। तो मैं डॉट लगाता हूँ, और डॉट से मैं क्या बनाता हूँ, क्लास बनाता हूँ। पिछले वीडियो में मैंने सीएसएस सिलेक्टर्स बताए, तो आप देख सकते हो
कि सबसे पहला जो सिलेक्टर है वो क्या होता है, डॉट, और वो क्लास होती है। तो डॉट मेन क्या है, एक क्लास बन गई, और इस क्लास के अंदर आपको कुछ प्रॉपर्टीज देनी है। तो आप प्रॉपर्टीज दे सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया कि विड्थ दूंगा तो मैं एक बार 500 पिक्सल्स और हाइट भी 500 पिक्सल्स दे देता हूँ, और विड्थ और मेरी हाइट 500 पिक्सल्स की हो जाएगी। तो इसकी ये जो मेन डिव है उसकी विड्थ और हाइट 500 पिक्सल्स हो जानी चाहिए। बट मेन डिव को कैसे पता चलेगा कि मेरी हाइट 500 पिक्सल होनी चाहिए? उसके लिए आपको क्लास एट्रीब्यूट के अंदर उस क्लास का नाम देना होगा। ये क्या हो गया, सिलेक्टर हो गया। इस डिव को पता चल जाएगा कि मुझे यहाँ से प्रॉपर्टीज उठानी है। तो इतना मैंने लगा दिया है। एक बार मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, अभी आपको चेंजेस नहीं दिख रहे। बट अभी ये जो मेन वाले डिव है उसके नीचे अगर मैं कुछ भी लिखूंगा ना, अगर मैं मेन वाले डिव के नीचे कुछ भी लिखता हूँ, सपोज h3 टैग में मैं हेलो लिख रहा हूँ, तो अब वो आपको 500 पिक्सल्स नीचे ही दिखेगा। कहाँ पर दिखेगा आपको? 500 पिक्सल्स नीचे दिखेगा। एक बार मैं यहाँ से देख लेता हूँ, ये हो गई मेरी हाइट और 500 पिक्सल्स। यहाँ पर आपको सेमी कॉलन लगा के क्लोज करना होता है प्रॉपर्टी को, वरना प्रॉपर्टी आपकी वर्क नहीं करती। तो यहाँ कॉलन नहीं लगा हुआ था इसलिए काम नहीं कर रहा था। तो ये आपका तरीका है विड्थ कॉलन और 500 पिक्सल सेमी कॉलन। अभी आप देख सकते हो 500 पिक्सल्स की जो विड्थ है और जो हाइट है आपकी वो एक डिव ने ले ली है, इसलिए जो हेलो है वो बहुत नीचे दिख रहा है आपको। तो ये हो गया मेरा हाइट और विड्थ का काम। अब मैं आपको यहाँ पर बैकग्राउंड कलर समझा। बैकग्राउंड को कलर देता है, बैकग्राउंड के अंदर कलर देता है, यानी जो मेरी विड्थ और हाइट है 500 बाय 500 की, जो मेरा बॉक्स बना है मेन, उसको बैकग्राउंड में कुछ कलर देना है। तो आपको बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी यूज करनी है और वो उसके बैकग्राउंड को रेड बना देगा। आप देख सकते हो पूरा की पूरा बैकग्राउंड यहाँ पर रेड हो चुका। इट मीन्स कि बैकग्राउंड कलर ने क्या किया, जितनी विड्थ और जितनी हाइट थी उसके अकॉर्डिंग कलर दे दिया। अगर आपको हाइट को कम करते हो, एक बार मैं हाइट को 200 करके दिखाता हूँ, तो आपको बैकग्राउंड कलर कम दिखेगा। इसका मतलब क्या हो गया, जैसे जैसे हाइट छोटी होगी, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी, जैसे जैसे विड्थ छोटी होगी या विड्थ बढ़ेगी, उस तरीके से ये बढ़ता और घटता जाएगा। तो आपको ये दिमाग में रखना है कि बैकग्राउंड कलर कहाँ तक लगेगा, जहां तक आपकी हाइट और विड्थ होगी, मतलब जितनी हाइट और विड्थ होगी उतनी जगह पर ही बैकग्राउंड कलर इंप्लीमेंट। अब हम लोग चलते हैं आगे, और मैं सपोज ये वाली जो रो है, मेरा जो आउटपुट आना चाहिए वो कैसा आना चाहिए, इस तरीके की दो रोज बांटनी है आपको, बड़े वाले बॉक्स में से दो रोज बांटनी। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको एक आईडी दे दूंगा, और आईडी में मैं लिखूंगा पेरेंट रो 1। तो ये क्या हो जाएगी, मेरी पेरेंट रो 1 हो जाएगी, पेरेंट रो 1 हो जाएगी। और आईडी को अगर आपको मेंशन करना हो तो आपको करना होता है हैज, और उस आईडी का नाम, और फिर प्रॉपर्टीज। तो अब मेरा जो काम है वो क्या है, मेरा काम है जज करना। इस बड़े वाले बॉक्स के अंदर से मुझे आधा आधा करना है। मुझे किसको डिवाइड करना होगा, इसकी हाइट को डिवाइड करना होगा। तो हाइट क्या है, ये रही, इसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो विड्थ एज इट इज आएगी 500 पिक्सल्स, और जो आपकी हाइट है वो आधी हो जानी चाहिए। हाइट कितनी हो जानी चाहिए, 500 डिवाइड बाय 2, इट इज 250 पिक्सल्स। तो जो मेरी पेरेंट रो 1 है वो अब आधी हो जानी चाहिए। एक बार दिखाता हूँ मैं आपको, देख रहे हो आप, यहाँ पर आपको डिफरेंस भी पता चलेगा। होम अबाउट और गैलरी कॉन्टेक्ट नीचे आ गया, मतलब उसने ऊपर 500 ले लिया है। अब आप जब उसको बैकग्राउंड कलर दोगे, तो यहाँ से मैं एक बार इसको बैकग्राउंड कलर देता हूँ, और बैकग्राउंड कलर यहाँ पर येलो लिख देता हूँ। तो आपको पता चलेगा कि ये बैकग्राउंड कलर इसके पास आ चुका है। तो इतना कंसेप्ट लगाने के बाद हमको समझ में आ जाता है कि ये बैकग्राउंड कलर आ गया उसके पास। अब जो पेरेंट रो 2 है उसको भी आपको बताना पड़ेगा। तो पेरेंट रो 2 पर चलते हैं हम लोग, और पेरेंट रो 2 यहाँ पर मैं बनाऊंगा। पहले आईडी मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आईडी और क्लास दोनों का कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए। और पेरेंट रो 2 भी क्या होगी, सेम एज इट इज पेरेंट रो 1 की कॉपी होगी। हम इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, और ये हो जाएगा पेरेंट रो 2। और इसको आप कलर कुछ और देना चाहते हो तो आप कलर दे दो, वो आपको कलर का डिफरेंस पता चलेगा। और आप देख सकते हो यहाँ पर ये आ चुका है। अब मेरे पास क्या क्या आ गया, मेरे पास बड़े वाले बॉक्स में से दो बॉक्सेस आ गए। अब मेरा काम क्या है, मेरा काम है इस तरीके से डिवाइड करना, मतलब पहली रो को इस तरीके से दो हिस्सों में बांटना। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, विड्थ को दो हिस्सों में बांटेंगे। तो यहाँ से जो आपके रो का कॉलम 1 बनने वाला है, इसको मैं क्लास नाम दे देता हूँ कॉल 1, और जो नीचे बनेगा वो आपका होगा कॉल 2, इसको हम लोग दे देते हैं नाम कॉल 2। तो ये मेरी दो कॉलम्स बनने वाले हैं। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर डॉट कॉल 1 पहली क्लास लगाओगे, और पहली क्लास में आपको पता है कि मुझे क्या करना है, एक इस पेरेंट का दो हिस्से करना है, पेरेंट के दो हिस्से करना है, मतलब हाइट सेम रखनी है, विड्थ को डिवाइड बाय 2 करना है। तो आप क्या करोगे, इधर विड्थ 500 है, डिवाइड बाय 2 मतलब 250 पिक्सल्स, और हाइट आपको पूरी की पूरी चाहिए तो आप हाइट एज इट इज ले लो 250 पिक्सल्स। और आपको बैकग्राउंड कलर कुछ अलग रखना है ताकि आपको वो विजिबल हो जाए।
तो मैं बैकग्राउंड कलर में यहाँ पर एक बार ग्रीन रखता हूँ और इसको करते हैं रिफ्रेश। तो आप देख सकते हो ग्रीन आ चुका है, बट ग्रीन जो है वो कहाँ पर आया, गैलरी पर आया, क्योंकि मैंने उस जगह पर लगाया था। तो एक बार मैं इसको कॉल वन जो है यहाँ से नहीं, पहले मैं आपको ऊपर वाले पे समझाऊंगा। इसको यहाँ से हटा देते हैं और पहले ऊपर वाले पे समझते हैं, ताकि तो नीचे वाला तो हमको ज्यादा इजीली समझ में आ जाएगा। इसमें डिवीजन जो है वो ऊपर से करना शुरू। तो आप देख सकते हो होम को मिल गया, लेकिन जो यहाँ पर अबाउट लिखा था वो कहीं और चला गया, क्योंकि होम ने क्या किया, होम एक डिव में है। आप देख सकते हो ये क्या एक डिव है, और डिव का काम क्या होता है, पूरी की पूरी रो को ले लेना। तो होम को आप कितनी भी हाइट विड्थ दो, वो ले तो पूरी जगह को लेगा, और उसने अबाउट को नीचे प्रेस कर दिया, नीचे चला गया। तो अबाउट को अगर आपको ऊपर बुलाना है, तो आपको पहले होम को कहना होगा कि होम यानी कॉल वन। होम मतलब कौन सी क्लास, कॉल वन। उसको आपको कहना होगा फ्लोट। फ्लोट प्रॉपर्टी क्या करती है, डायरेक्शन देती है। आपने होम को, जब होम यानी कॉलम वन को कहा कि आपको डायरेक्शन दे रहा हूं मैं, कैसा डायरेक्शन दे रहा हूं मैं, कि आप क्या करना, आप अपने पेरेंट से लेफ्ट की तरफ चले जाना। तो पेरेंट से लेफ्ट की तरफ ये चले जाएगा, मतलब पेरेंट डिव और पेरेंट के लेफ्ट की तरफ आप बैठ जाना। तो कॉलम वन यानी जो होम वाला बॉक्स है वो पेरेंट के लेफ्ट की तरफ बैठ जाएगा, और जो अबाउट है वो अपने आप आपका ऊपर आ जाएगा, क्योंकि अब उसको, जो हमने होम को क्या बता दिया, होम को हमने बता दिया कि आपको क्या करना है, उतना ही जगह लेनी है अपने पेरेंट से पास में, पेरेंट के पास में आपको एक कॉलम के जैसे काम करना है। जैसे मैंने फ्लोट दिया तो क्या हो गया, अपने पेरेंट के पास जाकर रुक जाता है। तो जो बाकी की जो रो ले रहा था डिव, वो नहीं लेगा, जितनी जगह है उसकी उतनी लेगा, और बाकी जो नीचे जो उसके साथ थे वो ऊपर आ गया। तो जैसे आप देख सकते हो कि ये मेरा जो अबाउट है वो ऊपर आ चुका है। अब मैं अबाउट को भी कुछ प्रॉपर्टीज देता हूँ। अबाउट के लिए मैंने क्या यूज किया है, कॉल टू। तो यहाँ पर हम लोग कॉल टू दे देंगे इसको, और ये हो जाएगा मेरा कॉल टू। हाइट विड्थ सेम रखनी है, कलर मुझे कुछ चेंज करना है तो कलर एक बार मैं चेंज कर लेता हूँ और रेड कर देता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पर अबाउट को एक रेड कलर मिल चुका है। अब आप अबाउट को रेड कलर दोगे, तब आपको अबाउट को यानी कॉल टू को भी फ्लोट लेफ्ट दे देना, ताकि वो अपने पेरेंट के लेफ्ट चला जाए। वरना क्या होगा, जब ये आएगा तो ये बाकी की रोल ले लेगा। मतलब अब इसका काम क्या हो गया, ये बाकी की रोल ले लेगा, और हमको नहीं चाहिए कि ये भी बाकी की रोल है। ये क्या करेंगे, हम लोग इसको बोलेंगे कि आप क्या करना, आप भी फ्लोट लेफ्ट कर देना। जब वो फ्लोट लेफ्ट की तरफ जाएगा, मतलब होम वाली अबाउट वाली डिव है, जब वो फ्लोट लेफ्ट की तरफ जाएगी तो वो क्या करेगी, अबाउट होम को देखेगी, यानी कॉल वन को देखेगी। कॉल टू जा रहा है फ्लोट लेफ्ट, लेकिन कॉल वन पहले से बैठा है, तो वो वहां रुक जाएगा और कहां पर बैठेगा, कॉल वन के पास में बैठ जाएगा। क्योंकि पेरेंट के पास जाने के लिए बोला था, लेकिन पेरेंट के पास जाने से पहले कुछ और वहां पर रखा हुआ था, तो वो क्या करेगी, जो रखा हुआ है उसी के पास बैठ। तो जैसे ही आपको दो चीजें क्लियर होती है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग गैलरी और कॉन्टेक्ट, इसको भी सेम इसी तरीके से करवा सकते हैं। तो गैलरी और कॉन्टेक्ट पे आप क्या करना है, सिंपली मुझे डिवीजन तो वैसे ही चाहिए, और डिवीजन वैसे ही चाहिए, तो आप सिंपली इसको वही वाली क्लासेस दे दो। क्लास का फायदा क्या है, देखो आपने एक बार मेंशन की और आप कितनी भी बार यूज करो। मैंने एक बार कॉल वन कॉल टू मेंशन किया है और मैं 2 बार यूज कर रहा हूँ। इससे मेरा फायदा क्या हो रहा है, मुझे प्रॉपर्टी एक ही बार लगानी पड़ी और यूज मैं दोनों पे कर सकता हूँ। आप देख सकते हो दोनों पे मैंने यूज कर लिया। तो यहाँ पर एक बार हॉरिजॉन्टल रो बना के दिखाता हूँ आपको। तो पेरेंट 2 से ऊपर HR बना रहा हूँ मैं, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। ये हो गया मेरा HR। और अब आप देख सकते हो दोनों के बीच में एक डिफरेंस आपको एक रो से पता चल रहा होगा कि ये मेरा पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा, चौथा। और बने हुए कैसे हैं, बड़ी डिव, उसके अंदर 2 रोज, और पहली वाली रोज के अंदर 2 कॉलम्स, दूसरी वाली रोज के अंदर 2 कॉलम। और रोज को कॉलम में बनाया किसने, फ्लोट ने। फ्लोट का काम क्या होता है, डायरेक्शन देना। तो फ्लोट को अगर राइट कर दोगे आप, जैसे मैंने अभी किया था लेफ्ट, अगर आप करोगे फ्लोट राइट, और फ्लोट राइट क्या करता है, बोलता है कि पेरेंट से राइट की तरफ जाना, पेरेंट के राइट की तरफ चले जाना। तो होम को जैसे ही बोलेगा पेरेंट के राइट की तरफ चले जाना, तो होम क्या करेगा, अब पेरेंट के राइट की तरफ दिखेगा आपको। और जैसे ही अबाउट आने लगेगा, तो उसके राइट की तरफ पहले से होम दिख रहा है, तो वो उसके पास आके रुक जाएगा। तो ये सिंपल सा हमारा कंसेप्ट है, जिसमें आपको फ्लोट राइट और लेफ्ट में समझना होता है कि हम लोग किस तरीके का इसको बनाना चाहते हैं। आपको पहले अपने इमेजिनेशन में समझना होता है कि आपको क्या आउटपुट चाहिए, और जैसा आपको आउटपुट चाहिए उसके अकॉर्डिंग आपको HTML और CSS लगानी होती है। इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं कि आप किसी डिजाइन को देखकर उसमें कितनी डिव्स यूज होने वाली है, ये कैसे काउंट कर सकते हो। मतलब आपको समझना होगा ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से, कि आपको जब तक डिव्स काउंट करनी नहीं आएगी, जब तक आप ये नहीं समझ पाओगे कि किसी डिजाइन के अंदर डिव्स कितनी बनने वाली है, या फिर जैसी डिजाइन मैं बनाना चाहता हूं उसमें कितनी डिव्स यूज होने वाली है, वो जब तक मुझे नहीं समझ में आएगा, तब तक मैं कभी भी HTML के अंदर मेरा डिजाइन इंप्लीमेंट नहीं कर पाऊंगा।
तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि आपको डिव काउंट करना आना चाहिए। जैसे मैं आपको एक डिजाइन दिखाता हूँ। सबसे पहले आप देख सकते हो स्क्रीन पर आपको एक डिजाइन दिख रही है, और इस डिजाइन में आपको कुछ बॉक्सेस दिख रहे होंगे, कुछ रोज दिख रही होगी, कुछ कॉलम्स दिख रहे होंगे। अब आपको क्या समझना है इसमें, आपको ये समझना है कि ये डिजाइन जो बनी हुई है, इस डिजाइन के अंदर कितने डिव्स बनी होगी, मतलब कितने डिव्स हमने यूज की होगी, ये हमको इसमें समझना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आप देख सकते हो एक बड़ी सी डिव दिख रही है आपको, मतलब बाहर एक बड़ा सा बॉक्स दिख रहा है आपको, साथ साथ में मेरे काउंट करना है। वो पहली डिव हो जाएगी। उसके अंदर 3 डिव्स और दिख रही है, मतलब एक बड़ी डिव के अंदर 3 इस तरीके की रोज दिख रही है मुझे, ठीक है। तो वो 3 और डिव्स हो जाएगी पूरी रोज, क्योंकि डिव क्या करती है, एक पूरी रो लेती है। तो ये 4 डिव्स हो जाएगी। साथ साथ में आपको काउंट करना है। पहली वाली जो रो है उसके अंदर 4 डिव्स तो हो चुकी है। पहली वाली जो रो है उसके अंदर 3 और कॉलम्स बने हुए हैं, 3 और कॉलम्स बने हुए हैं। तो कितने हो गए, 4 + 3 7। तो 7 डिव्स मुझे चाहिए सिर्फ ऊपर वाला तक बनाने के लिए। बीच वाला तो एज इट इज पूरा की पूरा है, उसको मुझे चेंज नहीं करना, ठीक है, क्योंकि एक पूरी रो तो मुझे चाहिए। वेलकम टू WSCubeTech जहां लिखा हुआ है वो। और फिर मैं नीचे आऊं तो आप देख सकते हो कि IIP लिखा हुआ है और अकेडमी लिखा हुआ है। तो अब तक मेरे पास 7 डिव्स हो गई थी, और 8 और 9 2 डिव्स मुझे और चाहिए रहेगी, ताकि मैं ये वाला डिजाइन इंप्लीमेंट कर सकूं। तो कितने डिव्स मुझे चाहिए, मुझे टोटल 9 डिव्स चाहिए। तो गाइज ये आपको समझ में आ गया। एक और डिजाइन दिखाता हूं मैं आपको, एक और डिजाइन हम लोग देखेंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कितने डिव्स हैं। आपको एक बार, जैसे मैंने आपको एक डिव समझाई फिलहाल, आपको एक बार क्या करना है, वीडियो पॉज कर लेना है। वीडियो पॉज करके आपको एक बार काउंट करनी है डिव्स, और फिर वीडियो आप प्ले कीजिए, और फिर आप देखिए कि जो डिव्स आपने काउंट की है वो वाली डिव्स क्या सेम मैच करिए कि नहीं। अभी वीडियो पॉज कर लीजिए। अब वीडियो को आपने प्ले कर लिया है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये वाली डिजाइन है। अगर आपने काउंट कर लिया है तो मैं अब काउंट करके आपको दिखाता हूँ, और आपको मैच करना है कि आपने सेम एज इट इज काउंट किया है। सबसे पहले एक बड़ी वाली डिव बाहर आ जाएगी। उसके अंदर आप देखोगे तो 2 इस तरीके से डिव्स बनी हुई है, 2 कॉलम्स, 2 रोज बने हुए। तो बाहर वाली एक डिव 1 और 2 3 डिव्स हो गई। फिर पहली वाली जो रो है ऊपर वाली, उसके 2 सेक्शंस बने हुए हैं, 2 सेक्शंस बने हुए हैं। तो 3 और प्लस कितना हो जाएगा 1, फिर 2 3 4, और इसके वाले में आएंगे तो 5, और 5 के बाद 6 7। तो 7 ऊपर तक हो जाएगी कंप्लीट। मैं आपको ये बना के दिखाता हूँ तो ज्यादा इजीली समझ में आएगा। मे बी ये इस तरह से बोलने से कंफ्यूज कर दे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये पहली डिव हो गई, ठीक है। उसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, 2 डिविजन्स करने वाला हूँ। तो ये हो गई, 2 और डिव्स बनेगी, तब एक डिव को डिवाइड करना है तो 2 और डिव्स बनानी पड़ेगी। तो अब टोटल 3 डिव्स हो चुकी है, पहली, दूसरी, तीसरी। अब क्या करना है, ऊपर वाली को, पहली को 2 में हिस्सों में बांटना है। तो 2 और बांटने के लिए पहली, दूसरी, तीसरी, फोर्थ, फिफ्थ, 5 डिव्स आपके पास आ चुकी है। और इधर से एक और लाइन मैं एक्सटेंड करूंगा अगर, तो इधर से लाइन बनाता हूं एक बार मैं, नहीं। और जो नीचे वाला है रो 2, उसको बांट रहे हैं हम लोग। तो रो 2 बांट दी मैंने, रो 2 को भी 2 हिस्सों में बांटना है। क्या करना है आपको, अभी देखो, एक फर्स्ट हो गई, सेकंड, थर्ड, 3 डिव्स, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, 7 डिव्स आपकी क्लियर हो गई। यहाँ पर मतलब इतना बनाने के लिए आपको 7 डिव्स चाहिए। CSS की प्रॉपर्टीज तो चाहिए। और फिर आप क्या करोगे, इसके वाले के 2 हिस्से करना चाहते हो तो 2 और डिव्स चाहिए। तो 8 और 9, फिर 10 और 11। इस तरीके से आपको टोटल कितने डिव्स चाहिए, 11 डिव्स चाहिए आपको ये वाला डिजाइन इंप्लीमेंट करने के लिए। तो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है डिव्स को समझना, डिव्स की काउंटिंग समझना। पेपर पे आपने डिजाइन तो बना दिया, बट उस डिजाइन को HTML में कन्वर्ट करना। किसी ने आपको डिजाइन बना के दिया, मुझे ऐसे इस तरीके का डिजाइन चाहिए, उस डिजाइन को आपको कन्वर्ट करना है HTML में। तो आपको डिव्स का लॉजिक बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि एक डिव को 2 हिस्सों में बांटने के लिए उस डिव के अंदर 2 और डिव्स होनी चाहिए। किसी भी डिव को, आप डिव को रोज में बांटो या कॉलम्स में बांटो, उस एक डिव के अंदर 2 और डिव्स होगी तो उसको बांट पाएगी, बिकॉज डिव मीन्स डिवीजन। सो गाइज आपको स्क्रीन पर एक और डिजाइन दिख रही है, बहुत अच्छी सी डिजाइन है। ये डिजाइन मैं आपको बनाना सिखाने वाला हूँ, और ये वाली जो डिजाइन है उसके अंदर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। नेक्स्ट इस डिजाइन को मैं पार्ट्स में तोड़ के सिखाऊंगा आपको। तो इस डिजाइन को बनाने के लिए हम लोगों ने जो पिछले वीडियो में 4 प्रॉपर्टीज देखी है, हाइट, विड्थ, बॉर्डर, और हाइट, विड्थ, बैकग्राउंड कलर एंड हमारा फ्लोट, यही सारी चीजें यूज होने वाली। अब आप ये डिजाइन देख लो, और इस डिजाइन को बनाने के लिए इस डिजाइन को एज इट इज बनाने के लिए मुझे डिव्स का कंसेप्ट तो आना चाहिए। इसमें सबसे बड़ी एक डिव है, फिर ये वाली एक डिव है जो 100 पिक्सल्स की है, फिर ये वाली डिव है जो 40, फिर ये एक डिव है
तो इस तरीके से पहले तो इसके किस तरीके से बांटा गया, इसको पहले 1 2 3 4 5 6 रोज में बांटा गया। फिर पहली वाली रो को एज इट इज रखा, सेकेंड वाली रो के कॉलम्स बनाए गए। कितने कॉलम्स बनाए गए? 5। तो उसके अंदर क्या हो गया? 6 और वो अंदर कॉलम्स, तो सेकंड वाली को और 5 डिव ने बांटा होगा। फिर थर्ड पर आते हैं, तो थर्ड वाले के पहले 2 हिस्से किए गए और 2 हिस्से करके आपने क्या किया है, जो पहला हिस्सा है थर्ड रो की अगर मैं बात कर रहा हूं, थर्ड रो मतलब जिसमें होम अबाउट कॉन्टेक्ट लिखा हुआ और इमेज हियर लिखा हुआ है, उसको हमने 2 हिस्सों में बांटा है। तो ये हो गए 2 हिस्से। पहले इतने इतने हिस्से आपको और डिव से बनाने होंगे, यहाँ पर इमेज लगानी होगी। नीचे आवर क्लाइंट्स आप देख रहे हो, आवर क्लाइंट्स के नीचे आपको कुछ जगह पर इमेजेस दिख रही है और फिर नीचे एक और दिख रहा है। तो ये सारा कंसेप्ट आपको डिव से बनाना होगा। अभी मैंने आपको थोड़ा सा ही बताया कि कितने डिव्स यूज होने वाली है, बट ये जब मैं इंप्लीमेंट करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि कितने डिव्स एक्चुअली होनी चाहिए टू मेक सच डिजाइन। इस वीडियो में मैं आपको सीएसएस की कुछ प्रॉपर्टीज बताने वाला हूं। जैसे कि आपने टाइटल में देखा होगा, हम लोग सीएसएस की कुछ टेक्स्ट प्रॉपर्टीज डिस्कस करने वाले हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है मैं आपको दिखा देता हूं। सबसे पहली हमारी फॉन्ट साइज है, फिर कलर है, फिर फॉन्ट वेट है, फिर फॉन्ट स्टाइल है। तो ये 4 प्रॉपर्टीज मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि फॉन्ट साइज करती क्या है। फॉन्ट साइज सीएसएस की एक प्रॉपर्टी है जिसमें आप जो फॉन्ट की साइज रखना चाहते हो वो डिफाइन कर सकते हो। जैसे आपके पास H1 से H6 तक टैग्स हैं, वो आपको कुछ फॉन्ट साइज बना कर देते हैं। उससे भी बड़ी आपको साइज चाहिए, उससे भी छोटी आपको साइज चाहिए, तो आप डिफाइन कर सकते हो पिक्सल्स में, परसेंटेज में या ईएम में। तो हम लोग मोस्टली अभी पिक्सल्स में डिफाइन करेंगे सारी की सारी साइजेस। और फिर मैं आपको बताता हूँ कलर। कलर क्या होता है कि आप सपोज टेक्स्ट को कुछ कलर देना चाहते हो, किसी टेक्स्ट को कुछ आप कलर देना चाहते हो, तो उस केस में आप कलर एट्रीब्यूट का, कलर प्रॉपर्टी का यूज करोगे। उसमें कलर का नाम या कलर कोड दे सकते हो, वो टेक्स्ट को एक कलर देता है। और फिर बात करते हैं फॉन्ट वेट की। तो जो आपका बोल्ड टैग है, जो आपका स्ट्रॉन्ग टैग है, वो जो काम करते हैं बोल्डनेस की, वही आपका फॉन्ट वेट नाम का जो प्रॉपर्टी है, फॉन्ट वेट नाम की प्रॉपर्टी है, वो काम कर सकती है। और इसके अंदर आप दे सकते हो बोल्ड या बोल्डर, 2 चीजें आप पास कर सकते हो। फिर हम लोग बात करेंगे फॉन्ट स्टाइल के बारे में। तो फॉन्ट स्टाइल में आप जिस तरीके से फॉन्ट स्टाइल्स आप रखते हो यूजिंग द टैग्स, उसी तरीके की फॉन्ट स्टाइल आप दे सकते हो यूजिंग सीएसएस प्रॉपर्टीज। और इसके अंदर आपको नॉर्मल, इटैलिक और ऑब्लिक्यू, इस तरीके की 3 फॉन्ट स्टाइल्स देने का ऑप्शन मिलता है। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ एक फाइल के ऊपर, हम लोग इसको चला के देखेंगे ये सारी चीजों को। तो एक न्यू फाइल बना देता हूँ यहाँ पर XYZ नाम से, और इसको मैं दे देता हूँ .html। और इसको रिफ्रेश करते हैं और यहाँ से ये करते हैं लोड। इसको लोड कर दिया मैंने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर पे, और साथ ही साथ इसको यहाँ से ओपन विद ब्राउजर कर देता हूँ, तो आपको ये ब्राउजर पे दिखेगी अभी। तो अब आप देख सकते हो ये मेरे ब्राउजर पे मुझे विजिबल है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ से HTML का कोड करूंगा सबसे पहले, और इधर हम लोग लिख देते हैं टेक्स्ट, और ये हो जाएगा मेरा टेक्स्ट। तो मैंने क्या किया, टेक्स्ट के लिए CSS बता रहा हूँ, तो टेक्स्ट CSS हो गई मेरे पास। और अब रिफ्रेश करूंगा तो आपको दिख रहा है टेक्स्ट CSS, यानी आपको पता चल गया कि आपका ये पेज यहाँ पर लोड हो गया, टेक्स्ट CSS दिख रही है। और सबसे पहले मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट लिखता हूँ किसी भी टैग के अंदर। तो मैं डिव टैग को ही ले लेता हूँ एक बार, और डिव टैग के अंदर मैं लिख देता हूँ वेलकम टू WS क्यूब। और अब आप देखोगे तो आपको यहाँ पर ये टेक्स्ट विजिबल हो रहा है, बट बहुत छोटा सा टेक्स्ट है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस डिव को एक क्लास दूंगा, इस डिव को एक क्लास देंगे, और क्लास में मैं सपोज टेक्स्ट लिख देता हूँ, क्योंकि हम लोग टेक्स्ट की बात कर रहे हैं। तो टेक्स्ट लिख दिया, और इसकी जो CSS है वो मैं इंटरनल लगाऊंगा। तो आपको क्या करना है, स्टाइल नाम के एक एट्रीब्यूट, स्टाइल नाम के एक टैग का यूज करना है, और उसमें यूज करना है। तो .text टेक्स्ट, ये क्या कर रहा हूं मैं इनलाइन इंटरनल CSS लगा रहा हूं, और इंटरनल CSS में CSS की प्रॉपर्टी की एक क्लास बना रहा हूं .txt नाम से, और उस क्लास को मैंने इस डिव पर कॉल करवा रखा है। तो मैं कुछ चीजें यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, जैसे मैं विड्थ और हाइट दे देता हूँ उस डिव को, ताकि आपको थोड़ा सा समझ में ज्यादा इजीली आ जाए। और विड्थ और हाइट दे दी मैंने, हाइट भी हम लोग 200 पिक्सल्स की दे देते हैं। तो अब इसको डिव को एक विड्थ और हाइट मिल चुकी है, वो आपको अभी विजिबल नहीं हो रहा होगा। तो एक बार मैं यहाँ से बैकग्राउंड कलर देता हूँ एक इसको, ताकि ये विजिबल हो जाए, बैकग्राउंड कलर रेड। और ये अब आपको विजिबल हो गया कि ये इसकी टेक्स्ट, ये इसका एरिया आ गया। थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं अभी, इसको मैं कर देता हूँ 500 पिक्सल्स का, ताकि आपको थोड़ा बड़ा दिखे। अब सबसे पहले हम लोग जो प्रॉपर्टी देखने वाले हैं वो होगी हमारी फॉन्ट साइज। ये प्रॉपर्टीज मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दी थी। अब हम लोग समझेंगे फॉन्ट साइज कैसे लगाते हैं। तो फॉन्ट और साइज, फॉन्ट का साइज लगाने के लिए यूज होगा। फॉन्ट साइज लिख देता हूँ यहाँ
और फॉन्ट साइज को क्या करना होता है, आपको पिक्सल्स में मेंशन करना होता है। तो सपोज मैं लिखता हूँ इधर 50 पिक्सल्स, तो आप देखना फॉन्ट की साइज इंक्रीज हो जाएगी, और फॉन्ट की साइज इंक्रीज होने के बाद भी वो अपनी बाउंड्री के अंदर ही रहेगा। और बड़ी करनी है आपको फॉन्ट की साइज, और बड़ी कर सकते हैं आप, 500 लगा दिया, आप देख सकते हो पूरी फॉन्ट साइज बड़ी होती जा रही है। मतलब फॉन्ट साइज अब बड़ी होके ऑब्वियसली बाउंड्री में जगह नहीं बची तो वो ओवरलैप करके बाहर तो आएगी, बट फॉन्ट साइज इस तरीके से बड़ी होती जाती है आपकी। 100 लगा के देखते हैं, देख सकते हो आप ओवरलैप करके बाहर आ रही है। और आप इसके अकॉर्डिंग जितनी आपको फॉन्ट साइज चाहिए उतनी अपने कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग फॉन्ट साइज लगा सकते हो। ये तो हो गई हमारी फॉन्ट साइज की बात। आगे देखते हैं हम लोग दूसरी प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है मेरी वो है मेरी फॉन्ट का कलर, यानी सिर्फ कलर। आपको क्या करना है, सिर्फ कलर ही लिखना है, और कलर में आप यूज करोगे वो कलर जो आप देना चाहते हो। जैसे मुझे अभी ये कलर जो है वो विजिबल नहीं हो रहा है, इतना अच्छा नहीं दिख रहा है रेड कलर पे, तो मैं कोई और कलर देना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं लिख दूंगा व्हाइट। तो अब आप देख सकते हो व्हाइट कलर आपके पास यहाँ पर आ चुका है। अब मुझे कोई और कलर देना है, तो मैं कोई और कलर भी दे सकता हूँ। कलर्स आप कोई भी दे सकते हो, यहाँ पर से आप कलर्स कोई भी दे सकते हो। और कोई कलर कोड अगर आपको पता हो, जैसे मुझे ये कलर कोड पता है, तो ये कलर कोड मैं एक बार इंप्लीमेंट करके देखता हूँ। और आप देख सकते हो पूरा विजिबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रेड कलर का मैंने कलर कोड मेंशन किया था एक्चुअली, इसलिए ये विजिबल नहीं हो रहा है। कोई और कलर कोड लगा के देखते हैं हम लोग। तो आप देख सकते हो येलो कलर आपके पास दिख रहा है, तो कलर कोड भी लगा सकते हो और कलर भी लगा सकते हो। तो मैं एक बार यहाँ पर व्हाइट कलर रख देता हूँ, वो ज्यादा सही लग रहा था मुझे। तो ये हो गया मेरा कलर। अब अगली प्रॉपर्टी है वो है हमारी फॉन्ट का वेट। फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी क्या करती है, फॉन्ट को बोल्डनेस देती है। तो अगर मैं बोल्ड लिखूंगा तो ये आपको टेक्स्ट थोड़ा सा बोल्ड दिखेगा, और बोल्ड में आपको टेक्स्ट इस तरीके का विजिबल हो रहा है। अब हम लोग बात करेंगे फॉन्ट स्टाइल के बारे में। तो इधर से मैं लगा देता हूँ फॉन्ट स्टाइल। और फॉन्ट स्टाइल के अंदर हम लोग फॉन्ट को कुछ स्टाइल देंगे। तो मैंने आपको बताया फॉन्ट स्टाइल एक तो नॉर्मल हो सकती है, जो अभी ऑलरेडी है, दिखाता हूँ आपको ये। और क्या हो सकती है, इटैलिक हो सकती है, इटैलिक हो सकती है। तो इटैलिक लिख देता हूँ मैं। इटैलिक मतलब थोड़ा सा टिल्टेड आपको दिखेगा। तो फॉन्ट साइज नॉर्मल हो सकती है, इटैलिक हो सकती है, और ऑब्लिक देखते हैं वो कैसे काम करती है। तो ऑब्लिक हो सकती है जिसमें आपको इटैलिक जैसा ही सेम लुक मिलता है, यानी आप इटैलिक लगाओ या ऑब्लिक लगाओ सेम बात हो जाएगी। तो इस तरीके से आप फॉन्ट स्टाइल का यूज कर सकते हो। फॉन्ट स्टाइल के अंदर आप स्टाइलिंग दे सकते हो, फॉन्ट वेट के अंदर आप बोल्डनेस दे सकते हो, फॉन्ट कलर के अंदर आप क्या कर सकते हो, या सिर्फ कलर, फॉन्ट कलर नहीं होगा, सिर्फ कलर के अंदर आप कलर्स दे सकते हो। और फॉन्ट साइज के अंदर आप साइजेस मेंशन कर सकते हो, जितने बड़ी आपको टेक्स्ट चाहिए उतना बड़ा आपका टेक्स्ट यहाँ पर विजिबल हो जाता है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ और CSS प्रॉपर्टीज बताने वाला हूँ जो आपने टाइटल में देखी होगी। कुछ हम लोग और CSS टेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं इस वीडियो में। पिछले वीडियो में मैंने कुछ टेक्स्ट प्रॉपर्टीज बताई थी, तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पिछला वीडियो देख लीजिए, क्योंकि ये वीडियो के अंदर मैं कुछ नेक्स्ट टेक्स्ट प्रॉपर्टीज बताने वाला हूँ, और मैंने जो पिछली इंप्लीमेंट कर रखी है वो भी एज इट इज रखने वाला हूँ। तो हमारे पास सबसे पहली जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है टेक्स्ट अलाइन, फिर है टेक्स्ट डेकोरेशन, फिर है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, और फिर वर्ड स्पेसिंग। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज है। टेक्स्ट अलाइन क्या करती है, टेक्स्ट अलाइन टेक्स्ट को अलाइन करवाती है। तो आप किस तरीके से अलाइन कर सकते हो, लेफ्ट, राइट, सेंटर या जस्टिफाई, इस तरीके से आप टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हो। या आप टेक्स्ट डेकोरेशन कर सकते हो। टेक्स्ट डेकोरेशन मतलब अंडरलाइन लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, आप चाहते हो अपर केस में हो, लोअर केस में हो, या कैपिटलाइज हो। कैपिटलाइज मतलब जो फर्स्ट वर्ड है वो कैपिटलाइज हो, तो इस केस में भी आप लगा सकते हो। और वर्ड स्पेसिंग क्या करेगा, वर्ड्स के बीच में स्पेस देगा। जैसे WS क्यूब टेक, तो WS क्यूब और टेक ये दोनों वर्ड्स है, उनके बीच में स्पेसिंग आप पिक्सल से परसेंटेज में दे सकते हो। तो गाइज ये तो बात हो गई हमारे थियरी कंसेप्ट की। अब चलते हैं प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो पिछले वीडियो में मैंने जहां तक बना रखा था, और इसी में हम लोग यहाँ से नेक्स्ट प्रॉपर्टीज लगाना शुरू करेंगे। और मैं एक पैराग्राफ लगा देता हूँ, और पैराग्राफ में एक लॉरेम इप्सम का टेक्स्ट लिख देता हूँ। तो आप देख सकते हो पैराग्राफ के अंदर एक लॉरेम इप्सम टेक्स्ट लिखा हुआ है, और इसको एक क्लास दे देता हूँ मैं, और इसका नाम पैराग्राफ, पैरा लिख देता हूँ क्योंकि ये पैराग्राफ है। और आप डॉट से इसकी प्रॉपर्टीज मेंशन कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इसको कुछ विड्थ दूंगा। तो मैं एक बार 1000 पिक्सल्स की विड्थ दे रहा हूँ, और इसकी जो हाइट है उसको मैं मेंशन कर देता हूँ 400 पिक्सल्स। तो आप देख सकते हो मैंने पैराग्राफ को हाइट और विड्थ दी है फिलहाल। और इसका अगर आउटपुट दिखाऊं मैं आपको, तो कुछ इस तरीके का आपको आउटपुट दिख रहा है, और ये आपको यहाँ तक नीचे दिख रहा होगा। एक बार मैं देखता हूँ, विड्थ में भी मैंने कम दे दी, 100 पिक्सल्स दी है, और 1000 पिक्सल्स दे देते हैं। तो अब आपको पैराग्राफ दिख रहा है यहाँ पर। अब मैं इसको बैकग्राउंड देता हूँ ताकि हमको पता चले एग्जैक्टली कि ये कितना आया है। तो बैकग्राउंड कलर आप मेंशन कर सकते हो इधर, बैकग्राउंड कलर में ब्लू। और देखते हैं एक बार, आप देख सकते हो इतनी जगह इसने ली है।
और इसके अंदर ये जगह के अंदर मैं एक बार कलर प्रॉपर्टी मेंशन करता हूँ, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी। कलर प्रॉपर्टी क्या करती है, कलर देती है टेक्स्ट को। अब हम थोड़ा सा फॉन्ट का साइज भी इंक्रीज कर लेते हैं इसका, तो फॉन्ट साइज, और फॉन्ट साइज इंक्रीज करके मैं इसको थोड़ा बड़ा बना देता हूँ। फॉन्ट साइज के अंदर इसको 30 पिक्सल्स दे देते हैं, थोड़ा सा आपको बड़ा दिखेगा। अब हम यूज करेंगे टेक्स्ट अलाइन का। तो टेक्स्ट अलाइन क्या करेगा, टेक्स्ट अलाइन लगाता हूं मैं, और टेक्स्ट अलाइन का मतलब जैसे आपको नाम से पता चल रहा है टेक्स्ट को अलाइन करवाना। तो अगर राइट लगाओगे आप तो ये राइट की तरफ टेक्स्ट आ जाएगा, लेफ्ट लगाओगे तो लेफ्ट की तरफ तो डिफॉल्ट में होता ही है, लेफ्ट की तरफ फिर से आ जाएगा। और सपोज आप लगाते हो सेंटर, तो सेंटर मतलब एग्जैक्ट सेंटर में आ जाएगा। और एक और चीज लगा सकते हो आप, जस्टिफाई। तो जस्टिफाई से क्या करेगा, ये जस्टिफाई से एग्जैक्ट जस्टिफाइबल कंटेंट आ जाएगा। मतलब स्पेस एक दूसरे के बीच में ऐसे दे देगा, जैसे अभी आपको एक बार लेफ्ट दिखाता हूं मैं पहले, और फिर जस्टिफाई आपके लिए समझना इजी होगा। जैसे देखो, यहां पर कुछ स्पेस छोड़ रहा था, यहां पर कुछ स्पेस छोड़ रहा था, यहां पर कुछ स्पेस छोड़ रहा था। तो जस्टिफाई क्या करता है, वो स्पेस नहीं छुड़वाता, वो अपने अकॉर्डिंग ऐसे अरेंज कर लेता है, और अपने अकॉर्डिंग अरेंज करके आपको पूरा कंटेंट जस्टिफाइबल दिखता है, मतलब जस्टिफाइड कंटेंट दिखता है। अब और कुछ बात करते हैं हम लोग। तो मैं ये वाली प्रॉपर्टी जो है वो वेलकम टू डब्ल्यूएस क्यूब में आपको लिख के दिखाता हूँ। यहाँ पर हम लोग लगाएंगे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म क्या करेगी, मेरे लिए टेक्स्ट को ट्रांसफॉर्म करेगी। तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी में आप क्या लगा सकते हो, पहला अपर केस। इसका मतलब डब्ल्यूएस क्यूब टेक आपको सारी चीजें अपर केस में दिखे, सारी की सारी जो हर एक पर्टिकुलर लेटर है वो अपर केस में दिखेगा। आप देख सकते हो मैंने अपर केस में नहीं लिख रखा, बट फिर भी मुझे दिख रहा है। अगर इसको मैं लोअर केस करूं तो क्या होगा, इसको कर देते हैं लोअर केस, तो लोअर केस में आपको छोटा दिखेगा। ये हो गया आपका लोअर केस। और फिर अपन करेंगे कैपिटलाइज। कैपिटलाइज में क्या करेगा, ये हर एक लेटर को कैपिटलाइज, हर एक वर्ड को कैपिटलाइज कर देता है। तो आप देख सकते हो मैंने टू को कैपिटल नहीं लिखा हुआ, मैं सारी चीजों को एक बार कैपिटल हटा देता हूँ। ये हो गया मेरा, डब्ल्यू से हट गया, ये डब्ल्यू भी हट गया, और टी से भी मैंने हटा दिया। अब करता हूँ रिफ्रेश, तो अभी भी आपको दिख रहा है एज इट इज कैपिटल हर एक वर्ड। और इसमें भी हम लोग टेक्स्ट अलाइन लगा देते हैं ताकि ये थोड़ा सा मुझे अच्छा दिखे। और टेक्स्ट अलाइन में मैं यहाँ सेंटर कर दूंगा, ये हो गया सेंटर। अब आपको एग्जैक्ट बीच में दिख रहा है ये, तो टेक्स्ट लाइन सेंटर हो गया। अब हमारी जो प्रॉपर्टी आती है वो है हमारी अंडरलाइन की प्रॉपर्टी, यानी टेक्स्ट डेकोरेशन। तो इधर लगा देता हूँ मैं टेक्स्ट डेकोरेशन। और टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी क्या करती है, आपको दो ऑप्शन देती है, या तो अंडरलाइन कर लो, या फिर आप नन कर दो, या फिर आप क्या कर दो, नन कर दो। नन का मतलब कुछ भी नहीं। तो आप जब एंकर टैग्स पर काम करोगे, जब आप एंकर टैग बनाओगे, एक बार मैं आपको एक एंकर टैग बना के दिखाता हूँ, और उसमें मैं एक प्रॉपर्टी भी लगा दूंगा। ये मेरा एंकर टैग हो जाएगा, और यहाँ पर मैं कुछ भी लिख देता हूँ एक बार, एक्स वाई जेड या एनीथिंग। ओके, तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर आपको ये नीचे अंडरलाइन दिख रही है। तो इस अंडरलाइन को भी आप हटा सकते हो। कैसे हटा सकते हो, मैं एक बार इसको भी एक क्लास देता हूँ, और क्लास के अंदर मैं एंकर ही लिख देता हूँ, और इस एंकर को हम लोग यहाँ से डिफाइन कर देंगे। और यहाँ मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन नन। तो अभी आपको जो ये अंडरलाइन दिख रही है वो दिखना बंद हो जाएगी। तो इस तरीके से भी आप टेक्स्ट डेकोरेशन नन को यूज कर सकते हो, और मोस्टली ज्यादातर इसी चीज के लिए यूज किया जाता है टेक्स्ट डेकोरेशन को। अब जो हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है वो है वर्ड स्पेसिंग। तो वर्ड स्पेसिंग क्या करता है वो देख लेते हैं हम लोग। तो मैं आपको वर्ड स्पेसिंग यहीं पर दिखाऊंगा, डब्ल्यूएस क्यूब टेक वाला जो क्लास है उसी में, डब्ल्यूएस क्यूब टेक पर टेक्स्ट नाम की एक क्लास लगी हुई है, और इसी में हम लोग लगा देंगे वर्ड स्पेसिंग। वर्ड स्पेसिंग मतलब वर्ड्स को स्पेस देना। अब वर्ड्स को स्पेस कैसे देगा, वर्ड्स को स्पेस में आपको पिक्सल्स में मेंशन करना है। जैसे मैंने अभी लिखा 20 पिक्सल्स, तो आप देख सकते हो जो वर्ड्स हैं डब्ल्यू एस क्यूब, वेलकम टू डब्ल्यू एस क्यूब टेक, ये सारे वर्ड्स हैं, चार वर्ड्स हैं, चारों के बीच में स्पेस आ गया। और स्पेस बढ़ाऊं मैं तो और स्पेस बढ़ाने पे और स्पेस आ जाएगा। तो वर्ड स्पेसिंग क्या करता है, पिक्सल्स पे काम कर रहा है, और आप इस तरीके से वर्ड स्पेस बढ़ा सकते हो। एक और प्रॉपर्टी मैं आपको बता देता हूँ जो मैंने लिस्ट में नहीं लिखी थी, बट लेटर स्पेसिंग। तो वो स्पेसिंग के साथ आपको साथ साथ में क्लियर हो जाएगी। वर्ड का मतलब एक पूरा वर्ड, और लेटर का मतलब जैसे वेलकम WEL, ये आपको क्या एक एक लेटर है। कई पर जगहों पर आपने देखा होगा इस तरीके से, जैसे जो नाम होता है वो बहुत दूर दूर लिखा होता है, जो नाम होता है वो बहुत ऐसे दूर दूर लिखा होता है। एक बार वर्ड स्पेसिंग मैं यहाँ से कम कर देता हूँ, तो वर्ड स्पेसिंग करते हैं कम, और देख सकते हो आप जो नाम है वो आपको दूर दूर लिखा हुआ दिखेगा। अगर मैं इसकी थोड़ी सी विड्थ बढ़ा दूं तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से WS क्यूब टेक बहुत दूर दूर आपको लिखा हुआ दिख रहा है। इस तरीके के भी आपने टेक्स्ट देखे होंगे कई वेबसाइट्स पर, जिनमें उनका अपना नाम जो है वो बहुत दूर दूर लिखा होता है। उसके लिए वो लोग कुछ दूर दूर लिखते नहीं है एक्चुअली, वो लोग लिखते तो कुछ इसी तरीके से हैं, वो लिखवाते तो कुछ इसी तरीके से हैं, बट जो प्रोग्रामर होता है, जो डेवलपर होता है, वो उसको लेटर स्पेसिंग करके दूर कर देता है। तो इस तरीके से आप इन प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हो।
इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एक्सटर्नल सीएसएस क्या होती है और कैसे काम करती है। तो एक्सटर्नल सीएसएस में आपको लगाना भी बताऊंगा और साथ ही साथ एक आपको टैग बताऊंगा जिससे आप एक्सटर्नल सीएसएस लगा सकते हो। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि एक्सटर्नल सीएसएस क्या होती है। और एक्सटर्नल सीएसएस एक ऐसी फाइल होती है, जैसे आप सबसे पहले यहाँ ऊपर लिखा हुआ देख सकते हो कि एक ऐसी फाइल जिसके अंदर सीएसएस की कुछ क्लासेस होगी, कुछ आईडीज होगी और कुछ उसकी प्रॉपर्टीज होगी। तो एक ऐसी अलग से फाइल हम बना देते हैं। जैसे हमने अब तक एक्सटर्नल सीएसएस यूज नहीं की थी, हमने इंटरनल सीएसएस देखी थी पिछले वीडियोस में, मैंने आपको बताया है। और अगर आपने इंटरनल सीएसएस पहले से यूज कर रखी है तो आपको पता होगा कि एक स्टाइल टैग के अंदर हम लोग क्लासेस और आईडीज मेंशन करते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज मेंशन करते हैं, बट वो एक एचटीएमएल की फाइल के अंदर ही करते हैं, एचटीएमएल के डॉक्यूमेंट के अंदर ही हेड सेक्शन में हम लोग ये काम करते हैं। बट अब क्या करेंगे, अब हम लोग एक पूरी फाइल ही अलग बना देंगे। जैसे आपकी एक एचटीएमएल की फाइल होगी होम पेज के लिए, वैसे ही पूरी की पूरी एक सीएसएस की फाइल होगी जो आपकी पूरी वेबसाइट पर लग सकती है। जैसे मैंने लिख रखा है कि एक सीएसएस की फाइल एक से ज्यादा एचटीएमएल पेजेस पे भी यूज की जा सकती है। बट ऑन द अदर केस, अगर आप एक्सटर्नल सीएसएस यूज नहीं कर रहे हो, आप इंटरनल सीएसएस यूज कर रहे हो, पेज के ऊपर लिखी हुई सीएसएस यूज कर रहे हो, तो वो उस पेज की पर्सनल सीएसएस हो जाती है। उस पेज के अलावा कहीं आप उसको यूज नहीं कर सकते हो। अगर यूज करना है तो आपको उसको कॉपी करके उधर लेके जाना पड़ेगा, जिससे डेटा डबल हो जाता है आपका। बट ऑन द अदर हैंड, हमारे पास जो एक्सटर्नल सीएसएस है वो क्या करती है, एक फाइल बना देते हैं हम लोग एक्सटर्नल सीएसएस की एक फाइल होगी जो डॉट सीएसएस से बनेगी। तो अगर जैसे मेरी स्टाइल नाम की फाइल है तो स्टाइल डॉट सीएसएस, जैसे आपका इंडेक्स डॉट एचटीएमएल होता है वैसे हो जाएगा ये एक स्टाइल डॉट सीएसएस। और स्टाइल डॉट सीएसएस को हम लोग क्या करेंगे, एक अलग से फाइल बनाकर रखेंगे और उसमें सीएसएस की प्रॉपर्टीज रखेंगे। अब सपोज मुझे एक पेज पर, दो पेज पर, तीन पेज पर या कितने भी पेजेस पर वो सेम सीएसएस प्रॉपर्टीज यूज करनी है, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, उस सीएसएस की फाइल को हर पेज पर लिंक करवा दूंगा। और इसके लिए यूज करते हैं हम लोग ये लिंक टैग जो मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है। अब लिंक टैग के बारे में आपको कुछ बता देता हूँ। लिंक जो टैग है वो आपका अनपेड टैग है या आप कह सकते हो क्लोज टैग है। और इसके अंदर सबसे पहला जो आपका एट्रीब्यूट है वो है रिलेशन, जो बताता है कि इस पेज का उस फाइल के साथ क्या रिलेशन है, स्टाइल शीट का। फिर हमारा टेक्स्ट टाइप में हम लोग देते हैं कि ये टेक्स्ट एक फाइल है और ये फाइल कैसी है, सीएसएस की फाइल है। मतलब इसमें लिखा हुआ टेक्स्ट है, बट एक्चुअली ये रिप्रेजेंट कैसे करना है, सीएसएस जैसे रिप्रेजेंट करना है। किसको बता रहे हैं, सारी चीजें हम ब्राउजर को बता रहे हैं। और लास्ट में हम देते हैं एच रेफरेंस, जिससे हम उस फाइल को यहाँ पर लिंक करवाते हैं। तो मैं आपको यूज करके दिखाता हूँ, यूज करने के बाद और इजीली समझ में आएगा। तो डेस्कटॉप पे चलते हैं और डेस्कटॉप पे हम लोग क्या करेंगे, एक नया पूरा फोल्डर बनाएंगे इसके रिगार्डिंग। और एक फोल्डर के अंदर सारा काम करना है हमेशा आपको। तो एग्जाम्पल के अंदर मैं एक नया फोल्डर बना देता हूँ और इसको मैं टेस्टिंग नाम दे देता हूँ। और इसके अंदर क्या करोगे, आप सबसे पहले एक फाइल बनाओगे और उस फाइल को रखोगे आप एचटीएमएल की फाइल। तो न्यू फाइल, और जैसे मैं इसको नाम दे देता हूँ इंडेक्स और डॉट एचटीएमएल। तो ये कैसी फाइल हो गई आपकी, ये फाइल हो गई आपकी एचटीएमएल की फाइल। इसको मैं यहाँ से ओपन कर देता हूँ, ओपन विथ हमारे सबलाइम पर। तो ये सबलाइम पर ओपन हो गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक सीएसएस की फाइल बनाएंगे। उससे पहले मैं आपको यहाँ पर एचटीएमएल का डॉक्यूमेंट बना के दिखा देता हूँ। तो ये मेरा एचटीएमएल का डॉक्यूमेंट हो जाएगा। और एचटीएमएल के डॉक्यूमेंट में आपको क्या करना होगा, यहाँ पर सपोज मैं लिख देता हूँ इंडेक्स और फिर पीछे इधर बॉडी के अंदर मैं सपोज एक डिव बना देता हूँ। और इस डिव को अंदर अभी फिलहाल कुछ नहीं कर रहा मैं, और डिव में मैं वेलकम टू डब्ल्यूएस क्यूब लिख रहा हूँ। तो ये हो गया वेलकम टू डब्ल्यूएस क्यूब टैग। इसको अपन यहाँ से ब्राउजर पे ओपन कर लेते हैं तो आपको दिखेगा ये वेलकम टू डब्ल्यूएस क्यूब टैग वहाँ कॉर्नर में छोटा सा लिखा हुआ दिख रहा है। मैं जूम इन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसके ऊपर सीएसएस की प्रॉपर्टीज लगाने वाला हूँ। तो अब यहाँ तक हमको ये दिख रहा है। अब मुझे क्या करना है, मुझे सीएसएस लगानी है। तो मेरे पास तीन केसेस होते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँ, यहाँ पर स्टाइल नाम के टैग से सीएसएस लगा दूं। ये स्टाइल नाम का टैग है, इससे सीएसएस लगा दूं। बट वो कैसी सीएसएस कहलाएगी, इंटरनल सीएसएस कहलाएगी। दूसरा मेरे पास क्या ऑप्शन है, दूसरा मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इनलाइन सीएसएस लगा दूं। तो स्टाइल नाम का टैग आप डिव के अंदर भी यूज कर सकते हो। वो नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपको नहीं पता है तो नेक्स्ट वीडियो आप देखना, उसमें मैंने ये डिस्कस करने वाला हूँ कि हम लोग इनलाइन सीएसएस कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये दो चीजें हमारे पास। तीसरी चीज क्या है कि मैं फाइल एक अलग से बना लूं, जो फाइल क्या कहलाएगी, मेरी एक्सटर्नल सीएसएस कहलाएगी। और उस फाइल को मैं यूज कर लूं ताकि मैं क्या कर सकूं, मैं इस पेज पर सीएसएस को कॉल करवा सकूं। तो किस तरह करते हैं वो काम मैं दिखाता हूं आपको। सबसे पहले आपको क्या करना है, फोल्डर में जाना है जहां पर ये फाइल है और उधर आपको न्यू टेक्स्ट फाइल और आपको लिखना है स्टाइल डॉट सीएसएस। तो ये आपकी एक सीएसएस की फाइल हो जाएगी। अब जब आप इस पर डबल क्लिक करोगे, ये आपके टेक्स्ट एडिटर पर लोड हो चुकी है। यहाँ पर आपको सीधा ही सीएसएस की प्रॉपर्टीज मेंशन करनी होती है।
ना आपको स्टाइल टैग का यूज करना होता है, ना किसी और टैग का यूज करना, सीधा डॉट लगाया, मेन लगाया और CSS की प्रॉपर्टी स्टार्ट। तो डॉट से क्या बनती है, एक क्लास बनती है। तो मैंने ये लगा दिया, फिर दे रहा हूँ विड्थ, यहाँ से 100 या 1000 पिक्सल्स दे देता हूँ एक बार, 1000 पिक्सल्स। फिर हमारी हाइट दे देता हूँ इधर में कुछ, तो 400 पिक्सल्स दे दिए मैंने। बैकग्राउंड दे देता हूँ मैं, बैकग्राउंड रेड कलर का। तो अब देख सकते हो मैंने CSS की कुछ प्रॉपर्टीज लगा दी। अब मैं चलता हूँ इस पेज पर, और इस पेज पे मुझे वो CSS की प्रॉपर्टीज यूज करनी है। तो सिंपली क्या करो आप, क्लास, और क्लास में लिख दो मेन। बट मेन कैसे पता चलेगा, मेन पता चलेगा जब आप यूज करोगे लिंक वाला टैग। लिंक वाले टैग में सबसे पहले रिलेशन बताया मैंने, क्या है इसका, स्टाइल शीट का रिलेशन है। फिर बताया कि टाइप क्या है, टेक्स्ट CSS है। और एट द एंड में बताऊंगा href, जिससे मैं हाइपर रेफरेंस दूंगा उस फाइल का। इस फाइल के, इंडेक्स वाली फाइल के जस्ट पास में CSS है, तो आप सीधा यहाँ पर लिख दोगे स्टाइल डॉट, और ये हो गया स्टाइल डॉट CSS। तो ये कौन सी फाइल से लिंक कर दिया, स्टाइलिंग वाली जो फाइल रखी है मैंने, CSS वाली फाइल जो जस्ट पास में रखी हुई है, दोनों फाइल्स इस तरह पास में रखी हुई है। तो इस फाइल को, इंडेक्स वाली HTML वाली फाइल को CSS वाली फाइल से मैंने लिंक करवा दिया है। तो अब जब रिफ्रेश करूंगा इस पेज पर, तब आप देख सकते हो कि वो प्रॉपर्टीज जो मैंने कहीं और लगा रखी थी, वो यहाँ पर इस पेज पर लग गई है। अब उसमें कुछ और प्रॉपर्टीज चेंज करते हैं हम लोग। तो स्टाइल वाले पे चलते हैं, और यहाँ पर मैं फॉन्ट की साइज थोड़ी सी बड़ी कर देता हूँ, ताकि आपको विजिबल हो अच्छे से फॉन्ट। और कुछ और प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे फॉन्ट की साइज हो गई, कलर हम लोग चेंज कर देते हैं, यहाँ से व्हाइट कलर हो गया, यहाँ से और इसको बड़ा कर देता हूँ मैं, तो ये 100 पिक्सल्स कर दिया। तो आप देख सकते हो इस तरीके से क्या हो रहा है कि ये CSS की प्रॉपर्टीज मैं कहाँ पर लगा रहा हूँ, CSS वाली फाइल पे। और जो मैंने वेलकम टू WS क्यूब लिखा है वो कहाँ है, HTML वाली फाइल पे। लेकिन दोनों फाइल्स एक दूसरे से लिंक्ड है, और मुझे अगर चेंज करना है तो मुझे सिर्फ यहाँ से चेंज करना होगा। जैसे टेक्स्ट अलाइन सेंटर लगा देता हूँ मैं, तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर, आप देख सकते हो ये सेंटर में एज इट इज आ गया। अब सपोज मेरा कोई एक और पेज बनेगा, मुझे वहां पर यही की चीजें चाहिए, यही फॉन्ट चाहिए, यही फॉन्ट साइज चाहिए, यही फॉन्ट का कलर चाहिए, यही बैकग्राउंड चाहिए, यही हाइट और विड्थ चाहिए। तो मैं वापस वहां प्रॉपर्टीज क्यों बनाऊं, मैं क्या करूंगा, मैं एक नया पेज बना दूंगा। तो चलते हैं अपन इसके फोल्डर पे, और इसके फोल्डर से हम एक नया पेज बनाएंगे। यहाँ से कंटेनिंग फोल्डर ओपन किया, और आप क्या करोगे, एक नया पेज बना दो। तो नए पेज के लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली आपको न्यू, यहाँ से, और सपोज मैं about.html बनाना चाहता हूँ। about.html मैंने एक पेज बना दिया। अब CSS एक ही होगी, पेज मल्टीपल हो सकते हैं, तो उस कंसेप्ट को हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ से सबलाइम टेक्स्ट में ओपन किया, HTML लगा रहा हूं मैं, तो HTML हो गया मेरा। और HTML के अंदर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अबाउट, टाइटल में लिख दिया, और यहाँ पर सेम वही डिव, और डिव बनाने के बाद इधर मैं लिख देता हूँ अबाउट अस। तो अभी मैं इस पेज को ओपन करूंगा तो आपको दिखेगा कैसा, कुछ भी नहीं दिख रहा है, जैसे सिर्फ नॉर्मल टेक्स्ट आया है मेरे पास। अब मैं चाहता हूं कि वो मेन वाली क्लास यहाँ भी लगाऊं, तो यहाँ पर आप क्लास लगा दो मेन, और ये क्लास अभी नहीं लगेगी जब तक आप क्या नहीं करोगे, जब तक आप दोनों फाइल्स को लिंक नहीं करवाओगे। तो अबाउट वाली फाइल को किससे लिंक करवाना है, स्टाइल डॉट CSS से। तो ये स्टाइल डॉट CSS से लिंक हो गई, और अब आप देख सकते हो दोनों पेजेस पे सेम प्रॉपर्टीज, दोनों पेजेस पे सेम प्रॉपर्टीज लगी हुई है। सपोज मुझे जो फॉन्ट की फैमिली है वो चेंज करवानी है। फॉन्ट फैमिली से क्या होता है कि फॉन्ट की स्टाइलिंग चेंज हो जाती है, तो वर्डाना लिखना है, तो ये मैंने लगा दिया। अब देखना एक जगह पर मैंने चेंज किया और दोनों जगह पर चेंजेस आ जाएंगे। क्या हो गया, दोनों जगह पर चेंजेस आ गए। कलर सपोज मुझे चेंज करना है तो मैं कलर भी चेंज कर सकता हूं। तो ऐसे केसेस जिनमें मुझे सेम प्रॉपर्टीज बहुत सारे पेजेस पे यूज करनी है, मेरे वेबसाइट में बहुत सारे पेजेस पे यूज करनी है, उस केस में आप हमेशा क्या करोगे, हमेशा आप एक्सटर्नल CSS से काम करोगे, ताकि आपको चेंज एक ही जगह पे करना पड़े और पूरी वेबसाइट में चेंज हो जाए। वरना आपको क्या करना पड़ेगा, हर वेबसाइट के हर एक पेज पर जाकर आपने जो इंटरनल CSS लगाई है वहां पर चेंज करना पड़ेगा, और इस तरीके से काम आपका बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप इनलाइन CSS कैसे यूज करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने एक्सटर्नल CSS कवर किया, और उससे पहले एक वीडियो में मैंने इंटरनल CSS कवर कर रखी है। तो अगर आपको इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS का आइडिया ना हो तो आप पिछला वीडियो देख सकते हो, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और वो दोनों वीडियोस में हमने जो कवर किया है उससे थोड़ा एक नेक्स्ट हम लोग कवर करने वाले हैं। मैं आपको एक बार बता देता हूँ थोड़ा सा ब्रीफ में, कि पहले बार मैंने जब आपको इंटरनल CSS बताई थी, तो इंटरनल CSS हर पेज की अपनी पर्सनल होती थी। फिर मैंने आपको बताई एक्सटर्नल CSS जो मल्टीपल पेजेस पर एक ही CSS की फाइल कॉल होती थी। अब हम डिस्कस करने वाले हैं इनलाइन CSS। तो इनलाइन CSS के बारे में पहले डिस्कस करेंगे, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे लगाई जाती है। तो इनलाइन CSS प्रॉपर्टीज कहां पर मेंशन की जाती है, हमेशा HTML टैग के अंदर मेंशन की जाती है। और HTML टैग के अंदर मेंशन करने के लिए आपके पास स्टाइल नाम का एक एट्रीब्यूट होता है,
और स्टाइल में आप इक्वल्स टू में CSS की उसी तरीके से प्रॉपर्टीज मेंशन करते हो जैसे आप स्टाइल वाले टैग में मेंशन करते हो या फिर आप एक CSS की फाइल में मेंशन करते हो। तो ये तो बात हो गई हमारी इनलाइन CSS के बारे में। अब इनलाइन CSS की मैं आपको कुछ खूबियां बताता हूँ कि क्यों हम इनलाइन CSS यूज करेंगे और कहाँ पर ऐसा केस आता है कि हमें इनलाइन CSS यूज करनी पड़ती है। तो इनलाइन CSS की सबसे अच्छी खूबी ये है कि ये हर टैग की अपनी पर्सनल होती है। मतलब आपने क्या किया, आपने कोई एक डिव बनाई है, वो डिव आपने 5 पेजेस पे बना रखी है, आपको उस डिव की 5 पेजेस पे सेम हाइट, सेम विड्थ, सेम बैकग्राउंड कलर चाहिए। बट आपको क्या चाहिए कि पांचों के पांचों पेजेस में से 2 पेज ऐसे हैं जिन पर आपको उस डिव के अंदर जो कंटेंट है उसका कलर अलग चाहिए। बट आपने क्लास तो एक लगा रखी है, कहां से लगा रखी है, आपकी एक्सटर्नल CSS से लगा रखी है। तो उस एक क्लास को ओवरराइड करवाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनलाइन CSS लगानी पड़ेगी। अभी मैं आपको लगा कर दिखाऊंगा तो आपको और इजीली समझ में आ जाएगा। तो पिछले वीडियो में मैंने जो एक्सटर्नल CSS समझाई थी, मैं उसी का एग्जांपल ले लेता हूं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने एक index.html वाला पेज बना रखा है और इस पेज में मैंने रिलेशन से कॉल करवा रखा है, यानी लिंक करवा रखा है style.css इस फाइल को, और मेन नाम की एक क्लास है, वो क्लास हमारे यहाँ वेलकम टू WS क्यूब में यूज हो रही है। सेम एज इट इज हमारे पास एक about.html का पेज है और उसके अंदर क्या है, about.html के अंदर सेम वही क्लास लगी हुई है मेन, और वही CSS की फाइल यहाँ पर लिंक हो रखी है। तो फाइल कितनी है, एक ही, लिंक कहां पर हो रखी है, 2 पेजेस पे, तो क्लास भी एक ही होगी और वो क्लास दोनों पेजेस पे लिंक्ड है। अब आपको क्या करना है, आपको इस केस में सपोज चाहिए कि about.html जो है, मैं आपको पहले इनका आउटपुट दिखाता हूँ। ये है इनका आउटपुट, अबाउट और वेलकम। आप देख सकते हो सारी चीजें सेम है, बैकग्राउंड कलर सेम है, हाइट विड्थ सेम है, टेक्स्ट की जो टेक्स्ट का जो कलर है वो सेम है, टेक्स्ट की साइज सेम है, और फॉन्ट की जो फैमिली लगी हुई है, यानी फॉन्ट जिस स्टाइल से आपको दिख रहा है वो भी दोनों सेम है। बस मुझे एक छोटा सा फर्क चाहिए, मुझे अबाउट अस का थोड़ा फॉन्ट साइज बड़ा चाहिए, पहली चीज। तब मैं क्या करूंगा, मैं अगर यहां से चेंज करता हूँ फॉन्ट साइज तो दोनों पेजेस पे हो जाएगा, तो मुझे ऐसा नहीं करना है। तब मैं यूज करूंगा इनलाइन CSS का, और क्या करूंगा, यहां पर मैं लगाऊंगा स्टाइल एट्रीब्यूट और इसके अंदर मैं फॉन्ट की साइज लगा दूंगा। और फॉन्ट की साइज अभी 100 है, मुझे सपोज एक पेज पर 150 चाहिए। कौन से पेज पर, अबाउट अस वाले पेज पर। तो मैंने अबाउट अस वाली जो डिव है मेन वाली, उसके आगे मैंने स्टाइल एट्रीब्यूट लगाकर जो फॉन्ट साइज मेन क्लास से आ रहा था उसको ओवरराइट करवा दिया। मेन क्लास से क्या फॉन्ट साइज आ रहा था, 100 का, अभी मैंने ओवरराइट करवा के कितना कर दिया, 150। अब आप जब डिफरेंस देखोगे तो आपको पता चलेगा ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है, और ये साइज 100 पिक्सल्स की है, ये 150 पिक्सल्स के, जबकि दोनों सेम CSS से कॉल हो रही है, सेम फाइल की CSS की सेम फाइल लगी हुई है। बट चेंज किससे आया, चेंज आया है इनलाइन CSS से। तो जब भी आपको कोई ऐसा छोटा सा चेंज करवाना हो तब आप इनलाइन CSS को यूज कर सकते हो। जैसे मुझे सपोज 2 चेंजेस करवाने थे, मुझे एक तो फॉन्ट साइज बड़ी चाहिए थी, एक कलर अलग चाहिए था। तो आप देख सकते हो अभी दोनों में क्लास सेम लगी हुई है, CSS की फाइल सेम कॉल हो रही है, बट फिर भी दोनों के अंदर एक माइनर सा डिफरेंस आ रहा है कि कलर और फॉन्ट की साइज डिफरेंट है। तो ये कैसे होता है, ये होता है आपका काम इनलाइन CSS से। तो इनलाइन CSS आपको कब यूज करनी है, जब आपको कोई छोटा सा चेंज करवाना हो तब आप इनलाइन CSS का यूज करते हो, क्योंकि ये हर टैग की अपनी पर्सनल होती है। ये दूसरा जो मेन टैग लगा हुआ है यहाँ पर, यानी ये जो डिव टैग लगा हुआ है उसमें जो मेन क्लास लगी हुई है उस पर नहीं लगेगी, इंडेक्स वाले पर ये काम नहीं करेगी, ये सिर्फ काम करेगी aboutus.html। इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि होवर इफेक्ट कैसे काम करता है CSS के अंदर। पहले मैं आपको बताऊंगा कि होवर होता क्या है, और फिर हम लोग काम करना सीखेंगे कि होवर के थ्रू आप कैसे काम करवा सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको 2 चीजें बताने वाला हूँ, व्हाट इज होवर एंड हाउ टू यूज होवर, देन व्हाट इज होवर डिस्कस कर लेते हैं हम। होवर क्या है, एक तरीके का सिलेक्टर है। अब सिलेक्टर क्या होता है, CSS के अंदर खुद अपने 2 सिलेक्टर्स होते हैं। सबसे पहला सिलेक्टर क्या होता है, क्लास, दूसरी सिलेक्टर क्या होता है, ID। तो इन सिलेक्टर्स के भी सिलेक्टर्स, मतलब क्लास का अपना सिलेक्टर, ID का अपना सिलेक्टर, क्लास का अपना सिलेक्टर, होवर। अब होवर का मतलब क्या होता है कि जब भी उस पर्टिकुलर क्लास वाले एलिमेंट पर कोई माउस जाएगा तब हमें कुछ चेंजेस करवाने हैं। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। एक वेबसाइट में ओपन करता हूँ यहाँ पर WS क्यूब टेक की, और इस वेबसाइट के अंदर मैं आपको समझाऊंगा तो आपको और इजीली समझ में आ जाएगा। तो होवर इफेक्ट कैसे काम कर रहा है एक्चुअली, वो आपको इधर से समझना है। तो मैं आपको लेके चलता हूँ एक यहाँ पोर्शन पे, और इस पोर्शन में आपको बहुत अच्छे से होवर इफेक्ट समझ में आ जाएगा। आप देख रहे हो यहाँ पर ट्रेनिंग कोर्सेज बने हुए हैं, और ट्रेनिंग कोर्सेज में ये मेरा PHP वेब डेवलपमेंट का कोर्स है। जैसे मैं इस पे माउस लेके जाता हूँ
डिफरेंस देखना आप, बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाता है, ये जो आइकन है उसका कलर चेंज हो जाता है, और साथ में जो PHP वेब डेवलपमेंट लिखा हुआ है उसका कलर भी चेंज हो रहा है। सब जगह पर यही चीजें लगी हुई है। तो ये जो काम हो रहा है वो हो कैसे रहा है, एक्चुअली होवर से हो रहा है। मतलब कि हमने CSS वाली फाइल को या CSS को बता रखा है कि जब भी इस पे होवर हो तो ऐसे कुछ चेंजेस करवाने हैं, और ये चेंजेस हो किस तरह है, ये CSS प्रॉपर्टीज से ही हो रहा है। देखो फिलहाल PHP वाले की बात करूं तो इसमें CSS प्रॉपर्टी लगी हुई है, बैकग्राउंड कलर व्हाइट, आइकन के लिए बैकग्राउंड कलर ब्लू लगा हुआ है, टेक्स्ट के लिए बैकग्राउंड टेक्स्ट के लिए जो कलर है वो ब्लैक लगा हुआ है। जैसे होवर होता है हमने प्रॉपर्टीज को चेंज करवा दिया, क्या करवा दिया, बैकग्राउंड कलर ब्लू करा दिया, आइकन का बैकग्राउंड कलर मैंने कैसे करवा दिया, व्हाइट करा दिया, और टेक्स्ट का जो कलर है उसको भी व्हाइट करवा दिया। तो ये सारी चीजें जब चेंज होती है तो चेंज करने के लिए हम लोगों को होवर इफेक्ट का यूज करना पड़ता है। तो होवर एक तरीके का सिलेक्टर होता है। अब मैं बताता हूं आपको कि होवर काम कैसे करता है। तो होवर को यूज करने के लिए आप यहाँ सिंटेक्स देख सकते हो, पहले क्लास का नाम, फिर कॉलन कॉलन होवर, और वो CSS प्रॉपर्टीज जो आपको होवर पे चेंज करवानी है, वो CSS प्रॉपर्टीज जो आपको होवर पे चेंज करानी है वो आपको इसकी बॉडी के अंदर लिखनी होती है। ना सिर्फ क्लास, आप आईडी पे भी लगा सकते हो। और जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हो, माई क्लास पे जैसे होवर होगा, मैं चाहता हूं कलर रेड हो जाए, हो सकता है माई क्लास पे पहले कलर ब्लैक था, बट होवर होने पर कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं, आपको और इजीली समझ में आएगा। तो यहाँ पर मैंने जो पिछले वीडियोस में एग्जांपल लिया था उसी को ले लेता हूँ, और आप देख सकते हो मेन नाम की एक क्लास लगी हुई है, ये रही मेरी, और यहाँ पर ये एक CSS की फाइल है। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि ये मेन यहां पर कॉल हो रही है एक्चुअली, मैं चाहता हूं कि जैसे ही माउस यहां पर अंदर जाए ना, जैसे ही माउस अंदर जाए, ये जो बैकग्राउंड कलर आप रेड देख रहे हो वो कुछ और कलर में बदल जाए, वो क्या हो जाए, कुछ और कलर में बदल जाए। उस केस में आप क्या करोगे, सिंपली आप मेन को टारगेट करोगे, डॉट मेन, और उसका सिलेक्टर होवर, यानी मेन वाली डिव पर जब होवर हो, मेन वाली डिव पर जब माउस जाए, मेन वाली डिव पर जब माउस जाए तब क्या करो, आप बैकग्राउंड के जो कलर को आप सपोज ग्रीन कर दो, ठीक है, बैकग्राउंड के कलर को क्या कर दो, ग्रीन कर दो। तब क्या होगा, माउस जैसे ही उसके ऊपर जाएगा तो ये कॉल हो जाएगा। सबसे पहले डिफॉल्ट में पेज लोड होते ही बैकग्राउंड कलर रेड रहेगा, लेकिन माउस जाते टाइम उसका कलर चेंज हो जाना चाहिए। तो आप देख रहे हो चेंज हो रहा है कलर, जैसे माउस अंदर जा रहा है चेंज हो रहा है। इसको भी मैं करूं, रिफ्रेश करता हूं एक बार, और माउस जाते ही चेंज हो रहा है। सपोज आप चाहते हो कि इसके अंदर और कोई प्रॉपर्टीज लग जाए, तो और कोई प्रॉपर्टीज आपको लगानी तो वो भी लगा सकते हैं। जैसे और प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है, और प्रॉपर्टीज में लगा सकता हूँ कि इसके अंदर जो कलर है, जो भी इसके अंदर कलर है, कलर यानी जो टेक्स्ट का कलर है वो ब्लैक हो जाए। सपोज मैंने एक बार ब्लैक लिखा, अब आप देख सकते हो जैसे ही होवर कर रहा हूँ ये क्या हो रहा है, ब्लैक हो रहा है। तो ये आपको एक इफेक्ट दिख रहा है, यहाँ पर भी रिफ्रेश करके दिखाता हूँ मैं आपको, ये आप देख सकते हो रिफ्रेश करने पे। अब इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है, ये आपका बैकग्राउंड कलर तो चेंज कर रहा है बट इसके टेक्स्ट का कलर चेंज नहीं कर रहा है। उसका रीजन है यहाँ पर लगी हुई इनलाइन CSS। अगर इस इनलाइन CSS को हटा देते हैं, क्योंकि इनलाइन CSS जो होती है वो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होती है, अगर इनलाइन CSS को हटा दूंगा तब आपको अब ये चीजें विजिबल होगी। तो ना सिर्फ फॉन्ट के कलर्स बट आप फॉन्ट की साइज या फिर कुछ भी आप चेंज करवा सकते हो। जैसे मैं विड्थ को, हाइट को छोटा करवाना चाहता हूँ, मैं आपको हाइट विड्थ पे भी समझाता हूँ कि 300 पिक्सल्स में करवा दूंगा, 400 से 300 पिक्सल्स। तो जैसे ही माउस जाएगा ये छोटा हो जाएगा, देख रहे हो आप, माउस जाते ही उसकी हाइट छोटी हो रही है, और ये वहां पर लग जाएगी जहां जहां पर इस क्लास को कॉल करवा रखा होगा। तो कुछ इस तरीके से आपका होवर इफेक्ट काम करता है। होवर का मतलब होता है जैसे ही माउस जाए कुछ प्रॉपर्टीज को चेंज करवाना। इससे आप क्या करते हो, यूजर का इंटरेक्शन बढ़ाते हो अपनी वेबसाइट के साथ, अपने वेब पेज के साथ। सो आई होप फ्रेंड्स आपको होवर इफेक्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।